सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसक्यूएल की, और आज की इस पूरी वीडियो में हम लोग एसक्यूएल को बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पढ़ेंगे। तो अगर आप बिगिनर हैं, आपने आज तक कोई भी डेटाबेस के बारे में नहीं पढ़ा, एक्चुअली में आप ये भी नहीं जानते अगर कि बैकएंड कैसे काम करता है और हम लोग कैसे कैसे सीक्वल में हम लोग अपने डेटाबेस को बना सकते हैं और सीक्वल कैसे हेल्पफुल होती है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। तो आगे चलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप नीचे जाएं, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम लोग आज की इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डेटाबेसेस से कि डेटाबेस क्या होता है, हम लोग को जरूरत क्यों पड़ती है डेटाबेसेस की। उसके बाद हम लोग जानेंगे बेसिक कुछ डीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स की जो हम लोग कुछ हेल्पफुल होंगे एसक्यूएल में, जैसे कि प्राइमरी की क्या होती हैं, कंपोजिट कीज़ क्या होती हैं, फॉरेन कीज़ क्या होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। इवन टेबल्स क्या होती हैं, ओके। और जो हमारी तीसरी चीज़ होगी सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर ये वीडियो बनी है, जो कि एसक्यूएल, हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को लिखना सीखेंगे। कैसे हम लोग अपनी क्वेरी लिख सकते हैं डेटाबेस से, कैसे डेटा फेच कर सकते हैं, कैसे उसमें इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड, ये सब के बारे में जानेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? सो स्टे ट्यून्ड टू दिस वीडियो। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले कि हम लोग को डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो लेट्स सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल ऐप है या हमारी एक वेबसाइट है, ओके। तो मोबाइल ऐप और वेबसाइट को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए फेसबुक का ऐप है जैसे कि, ओके। तो फेसबुक के ऐप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फेसबुक के ऐप में अपनी प्रोफाइल फ़ोटो डालते हैं, अपना स्टेटस अपडेट करते हैं या कुछ भी ऐसे करके अपडेट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपना एक डेटा ही तो है जो हम लोग डेटा दे रहे हैं उसको। अपनी हम लोगों ने एक फ़ोटो अपने मोबाइल से अपलोड कर दी फेसबुक के सर्वर्स पे, ओके। तो फेसबुक के पास हमारी फ़ोटो है, अब वो हमारी फ़ोटो को दूसरे यूजर्स को भी दिखाता है। तो कैसे दिखाता है, अगर वो फेसबुक वो फ़ोटो अपने पास सेव ना करे अपने सर्वर्स पे, तो कैसे वो दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग को डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है कि डेटा स्टोर कर सके हम लोग अपने कस्टमर का। तो मान लीजिए कि हमारा जैसे कि एक मोबाइल ऐप या वेबसाइट है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको कोई भी अपना डेटा देते हैं, ओके। और मोबाइल ऐप उस डेटा क्या करता है, उसको कुछ प्रोसेस करता है, ठीक है, कुछ भी अगर उसको उससे काम करना है वो करता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि उस डेटा को हमारे जो डीबी होता है, डेटाबेस होता है, उसमें स्टोर कर देता है। और उसके बाद वो डेटाबेस से डेटा वापस से लेके मोबाइल या वेबसाइट पे दिखा देता है। अब वापस से लेने का कॉन्सेप्ट कैसा, मान लीजिए कि एक फेसबुक पे आपका अकाउंट है, आप गए, आपने अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर दी। तो क्या हुआ, आपने यहाँ डेटा फेसबुक को दिया, फेसबुक ने उसको डेटाबेस पे स्टोर किया। अब मान लीजिए आपके जो फ्रेंड आपसे कनेक्टेड है, वो जब अपना अकाउंट खोलेंगे तो उनको भी वो फोटो दिखाई देगी ना। तो वहाँ फेसबुक क्या कर रहा होगा, डेटाबेस से डेटा लेके उनकी उस पर वॉल जो होती है, फीड जो होता है बोलते हैं इसको हम लोग, यहाँ दिखाई देते हैं पोस्ट आपको, वहाँ पे दिखा देता है ना। तो ऐसे जो हमारा ऐप और या वेबसाइट होती है वो क्या करती है, डेटाबेस से कम्युनिकेट करती रहती है, मतलब कि उसको डेटा देती है, डेटा लेती है। और जो ये डेटा लेने और देने का स्टेप है, जहाँ पे आपको 2 एरो दिख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेरीज का यूज़ करते हैं। तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डेटा या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो डेटा डेटाबेस में डाल सकते हैं, या डेटाबेस से डेटा ले सकते हैं, या कोई पड़ा हुआ डेटा डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ डाला है, तो इन सारे ऑपरेशंस को बेसिकली हम लोग बोलते हैं क्रड ऑपरेशन। तो क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो अभी आपको इसके बारे में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको लगे क्या हो गया। तो बेसिकली 4 ऑपरेशन होते हैं जो हम लोग डेटाबेस पे करते हैं। या तो हम लोग कोई नया पोस्ट, जैसे फेसबुक में आप क्या कर सकते हैं, एक कोई पोस्ट या तो नया क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। या तो कोई पुराना पोस्ट आपका डला है, आप उसको अपडेट कर दें। मान लीजिए आपने उसमें जो स्टेटस पड़ा हुआ है नीचे जो लिख देते हैं, वो अपडेट कर दिया उसका टेक्स्ट, ठीक है। या तो आप उसको डिलीट कर दें, या तो रीड का मतलब क्या है, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है उस पोस्ट को रीड कर रहा है वापस से, या आप ही अपनी फोटो जाके देख रहे हैं, तो इसको रीड करना नॉर्मल बोलते हैं, ओके। तो ये बेसिकली 4 ऑपरेशन हम लोग करते हैं डेटाबेस पे। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है और हम लोग कैसे उससे काम करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोग कि हमारे जो डेटाबेसेस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो जो हमारे डेटाबेसेस होते हैं बेसिकली वो 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलेशनल डेटाबेस और दूसरा जो होता है वो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस। तो अब रिलेशनल डेटाबेसेस कौन कौन से होते हैं, तो रिलेशनल डेटाबेसेस जो होते हैं वो होते हैं जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल डेटाबेस, माई सीक्वल। अगर आपने इनमें से किसी के नाम नहीं सुने कोई बात नहीं, हम सब के बारे में आराम से अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा रिलेशनल डेटाबेसेस और एसक्यूएल के बारे में ही बात करने वाले हैं। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में हम लोग के आते हैं मोंगोडीबी, डॉक्यूमेंट डीबी, कसांड्रा, काउचबेस, ये सारे हम लोग के आते हैं नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस में। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, फ़र्क बस होता है कि हम लोग डेटा किस टाइप से स्टोर करते हैं, ओके। अगर 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 मैं आपको कहूँ कि मैं आपको डेटा दूंगा, और डेटा बेसिकली क्या होगा, इमेजेस हो सकती हैं, फाइल्स हो सकती हैं, ऑडियोज़ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें डेटा हो सकता है बेसिकली।
और मैं आपसे कहूँ आपको उन्हें स्टोर करना है, तो आप उसको किस टाइप से स्टोर करेंगे? तो आपके पास कुछ ही तरीके तो होंगे ना मेनली। तो वैसे ही स्टोर करने का तरीके को हम लोग बोलते हैं, आप या तो नॉर्मल एक फाइल सिस्टम में स्टोर कर सकते हैं, ऐसे फाइल सारी बना बना के आपने डाल दिया, ओके। और भी तरीके होते हैं इसके अलावा, तो वही हम लोग, ये 2 तरीके हैं मेन जिनमें हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं डेटाबेसेस में, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल। तो अब यहाँ पे फर्क वाली बात आ जाती है। तो जो रिलेशनल डेटाबेसेस होता है उसमें हम लोग डेटा को टेबल्स में स्टोर करते हैं। अब टेबल्स कैसे, आपने कभी एक्सेल में जैसे देखा होगा ब्लॉक्स होते हैं बहुत सारे, तो वैसे ही ब्लॉक्स में हम लोग डेटा को स्टोर कर देते हैं, रो और कॉलम्स में ऐसे। जो ये आपको यहाँ पर वर्टिकल वाला दिख रहा होगा इसको हम लोग बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रो। नॉन रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, उसमें डेटा कुछ इस टाइप से स्टोर रहता है, मान लीजिए जेसॉन में। तो इसमें क्या होता है, हम लोग की वैल्यू पेयर में, जो आपको ये रेड कलर के दिख रहा है इनको बोलते हैं की, और जो इनके बगल में लिखा है ग्रीन कलर उनको बोलते हैं वैल्यू। तो जेसॉन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात नहीं करते हैं, इस बारे में हम लोग सिर्फ टेबल के बारे में बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेसेस में टेबल में कैसे डेटा स्टोर होता है। इसके बारे में हम लोग अपनी इस वीडियो में अभी आगे चलकर जानेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसके ऊपर ये वीडियो बनी हुई है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये क्या काम करती है, हमारे किस तरह से यूजफुल होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है एसक्यूएल का, तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है जो कि बेसिकली क्या करती है कि डेटाबेस को हम लोग को एक्सेस करने में या चेंज करने, मैनिपुलेट करने में हेल्पफुल होती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो डेटाबेस होता है, और एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, ऐसे मान लीजिए एक डेटाबेस है, एक लैंग्वेज है। तो डेटाबेस से वैल्यू निकालने, उसमें जो हमने CRUD ऑपरेशन बताए थे अभी आपको, तो डेटाबेस में से अगर हम लोग को कुछ वैल्यू चाहिए तो हम लोग एसक्यूएल में कुछ लिखेंगे और वो हमको वहाँ से वैल्यू ला के दे देगा। डेटाबेस में कोई वैल्यू अपडेट करनी है, एसक्यूएल में कुछ लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब बात की बात है, कुछ लिखेंगे वहाँ पे वैल्यू अपडेट हो जाएगी। कुछ डिलीट करना है डेटाबेस में से, एसक्यूएल में कुछ लिखेंगे, डेटाबेस में से वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ओके। इसी के साथ हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा ईजी है पढ़ने में, क्योंकि जो इसकी सिंटैक्स होती है वो नॉर्मल इंग्लिश की तरह होती है, बिल्कुल भी बहुत ही ज़्यादा ईजी है। आप मतलब एक बार में ही सीख जाएंगे, बिल्कुल आपको बार बार वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए। जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है बेसिकली कि जो सिंटैक्स होती है एसक्यूएल की वो डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट डेटाबेसेस के लिए। अब ये थोड़ा सा आपके लिए वो रहेगा कि मतलब एक बार एसक्यूएल पढ़ें और हर डेटाबेस के लिए अलग अलग लैंग्वेज हो जाएगी, बट जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए कि एक डेटाबेस है जो मैंने आपको बताया था एसक्यूएल सर्वर, एक डेटाबेस होता है माई सीक्वल, रिलेशनल डेटाबेस की बात कर रहा हूँ सिर्फ, एक माई सीक्वल होता है, एक ओरेकल होता है। ये सारे हैं डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग क्या करते हैं, एसक्यूएल में कुछ कोड लिखते हैं और डेटाबेस को वो काम होता है, ऐसे अपडेट के लिए हमने एसक्यूएल में कुछ कोड लिखा है, डेटाबेस में काम होता है। पर कई जगह क्या होता है, जैसे कुछ कुछ वर्ड होते हैं जो वो हर डेटाबेस अलग अलग अपनी तरह से बना लेता है। तो हम वो सारे वर्ड को इस वीडियो में देखते हुए चलेंगे, आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो कि है हमारा एसक्यूएल रिलेशनल डेटाबेसेस में यूज होती है। रिलेशनल डेटाबेस क्या होते हैं, आप इतना याद रखिए, सिर्फ टेबल्स को हम लोग रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं, ओके। अगर टेबल्स यूज हो रही हैं तो वो एक रिलेशनल डेटाबेस है। तो चलते हैं अब हम लोग और समझते हैं कैसे हम लोग टेबल्स में डेटा स्टोर करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे आप कि हमारे सामने यहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, ओके। तो बेसिकली ये टेबल जो है इसमें क्या है, कुछ रोज हैं कुछ कॉलम है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो नाम है यहाँ पे जो स्टूडेंट लिखा हुआ है इसको बोला जाता है हम लोग का टेबल नेम। तो ये चीज़ जो है हमारी क्या है, टेबल का नाम है, ओके। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो सामने टेबल दिख रही है इसका क्या नाम है, तो आप बोलेंगे स्टूडेंट, ओके। और ये जो पार्ट है, ये रोल नंबर, नेम, डिग्री, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये बेसिकली कॉलम्स हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज़ किस वाले हिस्से को बोलते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो बेसिकली अगर आपसे मैं पूछूं रोज़ क्या है, तो आप यही तो बोलेंगे कि एक ये रो है ऐसे और एक ये रो है ऐसे, ओके, एक ऐसे ये रो है। और अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉलम कौन कौन से हैं इसमें, तो आप मुझे क्या बताएंगे? आप कहेंगे एक ये रोल नंबर कॉलम है, एक ये नेम कॉलम है, एक ये डिग्री कॉलम है, एक ये कॉन्टैक्ट कॉलम है, ओके। तो ये सारे क्या है, रोज और कॉलम होते हैं टेबल्स में। तो अगर मैं आपसे ऐसे करके यहाँ पर एक टेबल बना दूँ इस तरह से, और आपसे कहूँ कि इसमें रोज और कॉलम बतानी है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है रोज, ओके। तो इसमें कितनी रोज है, एक रो, दो रो और तीन रो, ओके। और कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, C1 C2, तीसरा कॉलम C3, चौथा कॉलम C4। तो इसमें से चार कॉलम और तीन रो R3, ऐसे तीन रो है, ओके। तो अभी के लिए मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आपको ये पता है रोज क्या है, कॉलम क्या है और ये स्टूडेंट क्या है, टेबल नेम है हमारा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारा टेबल नेम है फाइनली, ठीक है। रो कॉलम आपको पता है। तो जो कॉलम्स होते हैं उनको हम लोग एसक्यूएल में फील्ड्स भी बोलते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आप बोले, पर कोई बात नहीं, बोल भी सकते हैं अगर चाहे तो आप। तो आप ये देखिए यहाँ पर डेटा किस तरह से स्टोर है। मान लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ ये 5 स्टूडेंट के नाम लिखे हुए हैं, हर्ष, राजेश, राजू, सुरेश, मनोज ऐसे, ओके। और यहाँ क्या है, उनकी डिग्री लिखी हुई है, ये जो है ये क्या है, डिग्री है उनकी, और ये क्या है, ये उनके नाम है।
और ये क्या है, उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर है, और ये सब उनके रोल नंबर है, इतना पार्ट। तो अगर मैं अब आपसे यहाँ पर ये कहूँ कि इस टेबल में कुछ भी ऐसा है जो आपको यूनिक दिखाई दे रहा है, तो अब आप लोग क्या बोलेंगे? यूनिक क्या क्या है, मान लीजिए, बताइए। चलिए मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि आप अगर अपने स्कूल में थे तो आपको यूनिक क्या क्या दिख रहा था? आपके स्कूल में आपका यूनिक क्या क्या, स्कूल में थे तो आपकी क्या चीज़ यूनिक थी उस टाइम पे? उस टेबल में ऐसा कुछ है? जैसे डिग्री, तो डिग्री तो आप, आपके क्लासमेट भी डिग्री सेम ही होगी। अगर आप बीटेक कर रहे हैं, आप 12th में, तो आपके क्लासमेट की डिग्री 12th होगी, तो आप वो चीज़ तो यूनिक नहीं हुई। आपका नाम, तो आपके नाम के भी तो कई लोग होंगे ना स्कूल में। मान लीजिए आपका नाम मनोज है, तो मनोज नाम से तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं ना स्कूल में। फिर आ जाते हैं मोबाइल नंबर। हाँ, ये एक चीज़ है जो यूनिक हो सकती है आपकी, कि आपका अगर मोबाइल नंबर है तो वो भाई आपका ही मोबाइल नंबर होगा, वो किसी और का नहीं हो सकता। ओके। और क्या होता है? रोल नंबर। तो रोल नंबर जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है। जो आपका रोल नंबर होगा वो आपका ही होगा सिर्फ, और किसी का नहीं होगा। ओके। तो रोल नंबर वाला पार्ट जो है वो यूनिक होता है। तो एक टेबल में वो चीज़ जो यूनिक होगी वो होता है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या बोलते हैं? अगर इस चीज़ को मैं बोलूँगा यहाँ पर, प्राइमरी की। ओके। तो प्राइमरी की का काम क्या होता है? बेसिकली ये काम क्या कर रही होती है? तो जो हमारी प्राइमरी की होती है वो हमारी टेबल को यूनिकली डिफाइन कर रही होती है। अब यूनिकली डिफाइन का क्या मतलब है? मतलब कि अगर हम लोग कभी भी ऐसे बोलते हैं वन, तो वन से हमें पता लग जाएगा कि हम लोग हर्ष की बात कर रहे हैं, वो जो बीटेक में है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर ये है। ओके। अगर मैं बोल दूं आपसे फोर, तो आप मुझे बता देंगे। अगर मैं तुमसे कहूँ फोर, फोर जिसका रोल नंबर वो आ जाए, तो अब यहाँ होगे और देखोगे जो सुरेश है बीटेक में है, जिसका मोबाइल नंबर ये है। ओके। तो प्राइमरी की से क्या कर सकते हैं हम लोग? अपनी पूरी टेबल को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं। ओके। तो होप आप लोग समझ गए होंगे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्राइमरी की हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि फॉरेन की क्या होता है, जो हमारी दूसरी की है। तो प्राइमरी की क्या है? रोल नंबर है हमारा, हमको पता है। ये क्या है? हमारी प्राइमरी की है। ओके। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की। ओके। प्राइमरी की, ये हमें पता है। अब बात करते हैं फॉरेन की क्या होती है। अब हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट, और जो दूसरी टेबल है वो है फीस। ओके। ये रही फीस। तो फीस के अंदर हम देखते हैं पहले क्या क्या कॉलम्स हैं। कॉलम्स क्या होता है? एक रोल नंबर कॉलम, एक फीस कॉलम, एक ड्यू अमाउंट कॉलम। तो बेसिकली क्या बता रहा है कि किस रोल नंबर की फीस पेड है, और कि अगर अमाउंट ड्यू है कि नहीं। तो अगर फीस पेड है तो अमाउंट 0, अनपेड है तो कितना अनबचा है। तो भाई अगर मैं आपसे कहूँ इसमें फॉरेन की क्या है इस टेबल के अंदर, पहले आप ये देख लो इस टेबल में प्राइमरी की क्या है। सबसे पहले प्राइमरी की क्या हो सकती है? तो जैसा पहले में रोल नंबर थी, वैसे ही दूसरे में रोल नंबर एक प्राइमरी की है। ओके। तो भाई एक टेबल में एक फॉरेन की वो होती है। अगर मैं आपसे कह दूं जैसे कि फीस टेबल है एक, ओके, और मैं आपसे कह दूं कि इसकी फॉरेन की रोल नंबर है मान लो, तो आप लोग कहेंगे कि रोल नंबर तो यार प्राइमरी की है यहाँ पे, तो फॉरेन की कैसे हो सकती है? तो यार फॉरेन की वो होती है जो किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की हो। अगर हम कभी ये लिख देते हैं कि मान लो फीस, फीस एक जो हमारा ये टेबल है, अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फीस हमारी टेबल है। ओके। इसके अंदर मान लो कोई और, जैसे कि फीस ये वाला जो पार्ट है पेड और अनपेड, ये वाला एक प्राइमरी की है। इसकी जो प्राइमरी की है वो फीस है। ओके। फीस टेबल की प्राइमरी की क्या है? फीस। ये प्राइमरी की अगर मान लो है नहीं वैसे, क्योंकि पेड पेड देखो आप 2-3 बार आ रहा है, यूनिक तो है नहीं पेड पेड, तो ये यूनिक नहीं है। जो प्राइमरी की होती है वो खुद को रिपीट नहीं कर सकती। ये वन है तो ये वहाँ पे दोबारा यहाँ 3 की जगह 1 नहीं हो सकता। तो जो फॉरेन की होगी, फॉरेन की भी प्राइमरी की होगी, लेकिन इस टेबल में नहीं होगी, वो दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगी। तो दूसरे किस टेबल में प्राइमरी की है? तो मैं इसको हटा के आपको बताता हूँ। तो देखिए कि भाई अगर ये वाला जो स्टूडेंट टेबल है और ये वाली फीस टेबल है, ओके, एक तरह से दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड किसके थ्रू है? रोल नंबर वाले पार्ट से। ठीक है। इसमें भी रोल नंबर, इसमें भी रोल नंबर। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो फीस टेबल है हमारी, इसकी एक तो बात कर लेते हैं प्राइमरी की क्या है, और दूसरी बात कर लेते हैं फॉरेन की क्या है। ठीक है। यहाँ बना लेते हैं हम लोग इस तरह से टेबल। ठीक है। हमारे पास 3 कॉलम है। रोल नंबर, रोल नंबर फीस टेबल में प्राइमरी की हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। रोल नंबर हमारी प्राइमरी की हो सकती है। फॉरेन की हो सकती है क्या? चलो मान लेते हैं हो सकती है। अभी डेफिनेशन के हिसाब से तो हो ही सकती है। फॉरेन की क्या होती है? मैंने आपको क्या बताया था, फॉरेन की वो होती है जो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो। और प्राइमरी की क्या होती है? जो यूनिक हो, खुद को रिपीट ना कर रही हो। ओके। तो इसका ये मतलब है कि जो फॉरेन की है वो भी यूनिक ही होगी, खुद को रिपीट नहीं कर रही होगी, लेकिन इस टेबल में हमने इसको फॉरेन की बोल दिया है। फॉरेन की क्यों बोल दिया है?
क्योंकि जो दूसरी टेबल होगी हमारी उसमें वो प्राइमरी की होगी। दूसरी टेबल कौन सी? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर रोल नंबर क्या है? प्राइमरी की है, बिल्कुल है। तो ये जो फीस वाला है इसमें हमने इसको बोल दिया कि फॉरेन की। यस भाई, कि इसका ये मतलब है कि ये जो हमारी फीस टेबल है ये स्टूडेंट टेबल का एक सब पार्ट है। ओके, हम इन दोनों को कनेक्ट करके चीज़ें मिला सकते हैं। मिला कैसे सकते हैं, एक सेकंड के लिए मैं आपको बताता हूँ। इसको हटाते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर मैं ये वाला इतना हिस्सा उठाऊँ यहाँ से और इस जगह यहाँ लगा दूँ आके, तो ऐसे करके यहाँ पे एक टेबल बन जाएगी। ऐसे ब्लॉक दो ऐड हो जाएंगे और एक पहले ब्लॉक का नाम क्या होगा? पहले ब्लॉक का नाम होगा फीस, और जो दूसरा ब्लॉक होगा उसका नाम क्या होगा? ड्यू अमाउंट। कितना अमाउंट ड्यू है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। ओके, और ऐसे जो हमारे ये कॉलम होंगे इनके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी? 0, 1000, 2500, 0, 0, ऐसे करके यहाँ पे कुछ कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये एक तरह से एक टेबल बन गई कि नहीं बन गई? स्टूडेंट एक टेबल है जिसके अंदर सारा डेटा हो गया कि नहीं हो गया? अब आप ये बताइए मुझे। अब मुझे दूसरी टेबल की ज़रूरत है? नहीं है। पर मैंने दो टुकड़ों में क्यों तोड़ दिया था? ताकि जब मुझे अगर सिर्फ स्टूडेंट की डिटेल चाहिए होगी तो फीस की डिटेल नहीं लेंगे ना। जब फीस की ज़रूरत होगी तो मैं रोल नंबर से फीस निकाल लूँगा। इसलिए मैंने दूसरी टेबल में इसको फॉरेन की बोला और पहली टेबल में इसको प्राइमरी की बोला। समझे? ऐसा भी हो सकता है कि एक टेबल में एक फॉरेन की भी हो, प्राइमरी की भी हो। और ऐसा कैसे होगा तो वो हम लोग अपनी वीडियो में धीरे धीरे आगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे जानते चलेंगे। पर अभी के लिए आप प्राइमरी की क्या होता है समझ चुके हैं, फॉरेन की क्या होता है समझ चुके हैं। आई होप अगर समझ चुके हैं तो अभी जाइए कमेंट बॉक्स में और मुझे यस और नो करके जरूर बताइए कि आप समझे अब तक प्राइमरी की और फॉरेन की होता क्या है कि नहीं। तो भाई अब हम लोग आपके लिए ले आए हैं तीसरी टेबल। तो तीसरी टेबल है रूम्स हमारी, ये रूम नाम की। ठीक है, तो रूम में क्या क्या डिटेल है एक बार आप खुद देखिए। पहला क्या है? ब्लॉक। मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें बेसिकली 3 ब्लॉक हैं, ABC। ओके, और जो रूम नंबर है वो कुछ इस टाइप से लिखे हुए हैं और जो कोड्स हैं वो ऐसे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे रूम वाले टेबल की प्राइमरी की बताओ यार, मेरा सवाल है आपसे कि जो रूम टेबल है इसकी प्राइमरी की मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। मुझे ये रूम टेबल जो है मुझे इसकी प्राइमरी की चाहिए भाई। आप मुझे इसकी प्राइमरी की बता दो बस। क्या है? कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ब्लॉक वाला पार्ट। ब्लॉक वाला पार्ट प्राइमरी की हो सकता है क्या? प्राइमरी की प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ कि प्राइमरी की रिपीट नहीं हो सकती। तो भाई A और A 2 बार आ गया यार, सिट प्राइमरी की तो नहीं हो सकता ब्लॉक। ये वाला पार्ट क्रॉस हो गया हमारा। रूम नंबर पे आ जाते हैं। रूम नंबर प्राइमरी की हो सकती है क्या? पहले नॉर्मल नहीं, यहाँ टेबल पे नहीं देखते, खुद सोचते हैं। रूम नंबर कभी यूनिक नहीं हो सकते क्योंकि एक ब्लॉक में तो वो रूम नंबर यूनिक होगा, लेकिन अगर 3 ब्लॉक हैं तो कभी यूनिक नहीं होगा। कैसे? मान लीजिए आपका E ब्लॉक में भी 142 रूम नंबर है, जैसे कि यहाँ देखो लिखा हुआ है E ब्लॉक का रूम नंबर 142, लेकिन जो C ब्लॉक का रूम नंबर है वहाँ पे भी तो 142 है। तो भाई कभी भी रूम नंबर सिर्फ रूम नंबर यूनिक नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता ये मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 3 ब्लॉक हैं, एक तो पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरा ब्लॉक। तो ये है A, ये है B और ये है C। तो यहाँ पर एक रूम नंबर है 142। ऐसी B में भी एक रूम नंबर होगा 142, ऐसी C में भी एक रूम नंबर होगा 142। ओके, हो सकता है ना, मतलब पक्का नहीं पर हो तो सकता है ना, ऐसे कि नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ अगर मैं कहूँ A ब्लॉक के अंदर, तो सिर्फ A ब्लॉक के अंदर क्या 142 हो सकता है? नहीं हो सकता। एक 142 हो सकता है। क्या 2 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। क्या B में हो सकते हैं? एक हो सकता है, 2 नहीं हो सकते हैं। C में भी 2 नहीं हो सकते हैं किसी में भी। ओके, तो अगर मैं सिर्फ आपसे पूछूं कि रूम नंबर एक प्राइमरी की हो सकती है, तो नहीं, सिर्फ रूम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि एक 142 यहाँ, एक 142 यहाँ। अब बात कर लेते हैं कोर्स। क्या कोर्स यूनिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। CS बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो CS कोर्स के ही हो। ओके, तो कोर्स तो बहुत सारे बच्चों का कॉमन हो सकता है, कोर्स नहीं हो सकता यूनिक। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि अगर मैं ये दोनों चीज़ें मर्ज करके देखूं इस तरह से, ब्लॉक और रूम नंबर, तो क्या ये दोनों चीज़ें मिक्स होके प्राइमरी की हैं एक? चलिए आप बताइए, पहले आप बताइए तब तक मैं देखता हूँ। तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ कैसे। तो यहाँ चलते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं फिर से। A ब्लॉक, B ब्लॉक और ये C ब्लॉक। तो जैसे ये मान लीजिए 142 यहाँ पे भी है और यहाँ पे, मतलब कि एक C ब्लॉक में भी 142 नंबर है, एक A ब्लॉक में भी, दोनों में एक एक 142। तो हम लोगों ने यहाँ 142 लिख दिया। B ब्लॉक में भी 142 यहाँ लिख दिया। ओके, और C ब्लॉक में, तीनों में 142 होगा एक एक कि नहीं होगा? आप ये बताइए। ठीक है, पर क्या इस A ब्लॉक के अंदर एक और 142 हो सकता है? बताइए, आप खुद बताओ। मतलब कि एक बिल्डिंग के अंदर एक जो हमारा ब्लॉक है उसके अंदर एक ही नाम के 2 नंबर हो सकते हैं?
मान लो कि CS वाले स्टूडेंट की क्लासेस A ब्लॉक में चलती हैं, मैं CS वाले स्टूडेंट को A ब्लॉक में भेजता हूँ और मैं उनसे कह दूँ कि हाँ भाई जाओ, तुम्हें 142 रूम नंबर में चलनी है क्लास एक बैच की, और मैं दूसरे से भी कह दूँ वहीं चलनी है। तो ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। तो एक ब्लॉक के अंदर, यानी एक ब्लॉक के अंदर एक नाम की एक नंबर जो है ये 142, इसकी एक ही क्लास हो सकती है, सेम इसमें सेम इसमें। तो अगर मैं ब्लॉक नंबर और रूम नंबर को मिक्स कर दूं, यानी A142 ऐसे लिख दूं, A-142, तो ये एक यूनिक चीज़ हो जाएगी उस पूरे ब्लॉक के लिए। और यही यूनिक चीज़ है हमारे पूरी टेबल के लिए। A142, B256, C342, A256, C142, ये सारी यूनिक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, ब्लॉक नंबर और रूम नंबर, ये इस पूरी टेबल को यूनिकली डिफाइन कर रही हैं। तो अगर हम लोग कभी भी ऐसे दो कॉलम को, एक ब्लॉक कॉलम है यहाँ पे हमारा अगर आप देखेंगे, ओके, और दूसरा कॉलम है वो हमारा रूम कॉलम है, अगर हम लोग कभी भी ऐसे दो कॉलम को मिक्स करके कोई की बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट की। ओके, होप आपको ये सारी कीज़ समझ में आ गई। चलिए हम इससे ज़्यादा कीज़ के बारे में थ्योरी में बात नहीं करेंगे। अब चलते हैं, हम लोग अपना सेटअप करते हैं एसक्यूएल के लिए और अपनी कोडिंग का पार्ट स्टार्ट करते हैं। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग रहा होगा, पर चलते हैं सबसे पहले अपनी कोडिंग के पार्ट पे चलते हैं और होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कोडिंग के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पे जाना है और वहाँ पर सर्च करना है यहाँ पर जैम्प। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या डालेंगे, जैम्प डालेंगे। ओके, अब यहाँ पर चलना है आपको, यहाँ डाउनलोड पे आना है और डाउनलोड पे नॉर्मल क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पर जैम्प फॉर विंडोज़, जैम्प फॉर लिनक्स। अगर आप विंडोज़ या लिनक्स चला रहे हैं तो आप यहाँ सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप मैक ओएस चला रहे हैं तो भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं सीधे सीधे। ओके, मैं चलूँगा, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर नॉर्मल जाऊँगा, 64 बिट है आपका, 64 बिट पर क्लिक कर दिया, मैं यहाँ पर जाकर नॉर्मल डाउनलोड पर क्लिक कर दूँगा और ये मेरे लिए डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ओके, और मैं इसको सेव कर लूँगा। और जैम्प डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल आना है यहाँ पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है डेटा ग्रिप। ओके, अब आप पूछेंगे डेटा ग्रिप क्या है, ये क्यों यूज़ होता है। तो डेटा ग्रिप बेसिकली एक जेटब्रेन्स का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग एसक्यूएल लिखते हैं। ये बहुत ही अच्छे से आपको एसक्यूएल को विजुलाइज करके दिखाता है, इसलिए मैं यहाँ पर डेटा ग्रिप यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो अभी आपको यहाँ पर चलना है और इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली आपको 30 डे फिर भी ट्रायल इसकी मिल जाएगी। तो अगर आप तब तक चाहें तो इसको 30 डेज ट्रायल पे यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आप अगर विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, मैं इसके बारे में और डिटेल में नहीं बताना चाहूँगा। पर अभी के लिए इस वीडियो के लिए सीखने के लिए आप एसक्यूएल इसको डाउनलोड कर सकते हैं और 30 दिन के लिए इसको फ्री में चला सकते हैं। आपको नॉर्मली डेटा ग्रिप खोलना है और यहाँ पर आके डाउनलोड पर क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पर आके आपको विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स, अगर आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं उस पर जाना है और यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा 30 डेज़ के लिए ट्रायल वर्जन ही होगा। ओके, और यहाँ पर आते ही यहाँ पर डाउनलोडिंग के लिए पूछेगा और आपको यहाँ पर नॉर्मल डाउनलोड पे स्टार्ट कर देना है। तो होप आपने वो दोनों चीज़ डाउनलोड और इंस्टॉल कर ली होंगी। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर नॉर्मल सर्च पे चलूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा जैम्प। ओके, और जैम्प कंट्रोल पैनल मुझे यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपके सामने कुछ यहाँ पर लिख के आ जाएगा, ये जैम्प ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, नॉर्मल जो अपाचे है इसको स्टार्ट कर देना है और जो माई सीक्वल है इसको स्टार्ट। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माई सीक्वल क्या है। तो मैंने यहाँ पर एक जो सर्वर है, ये हमारे लिए क्या करता है, जैम्प, ये हमारे लिए एक नॉर्मल सर्वर है वो स्टार्ट कर देता है माई सीक्वल। ओके, तो इस सर्वर पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था। तो रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग किन सर्वर्स पे चलाते हैं, मैंने आपको बताया था। रिलेशनल डेटाबेसेस को हम लोग नॉर्मल माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर पे चलाते हैं, या तो माई सीक्वल पे चलाते हैं और ओरेकल पे चलाते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा माई सीक्वल। तो अगर आप जैम सॉफ्टवेयर यूज़ ना करना चाहें तो आप नॉर्मल माई सीक्वल भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैम से मुझे क्या बेनिफिट होता है, बेसिकली जैम मुझे माई सीक्वल भी डाउनलोड कर देता है और मैं सीधे यहाँ से ही चला सकता हूँ। ओके, और मुझे यहाँ पर पाथ वाथ सेट करने के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता है। ओके, अब मैं इसको डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल यहाँ पर अपना डेटा ग्रिप ओपन करूँगा। ओके, तो डेटा ग्रिप जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था कि 30 दिन के लिए आपको मिलेगा बेसिकली फ्री ट्रायल पे। उसके बाद ये यहाँ पर क्या होगा, डेटा ग्रिप ऐसे करके ओपन होने लगेगा। तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट ओपन कर रहा है जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ था, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। ओके, तो डेटा ग्रिप यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर नॉर्मल जाइएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करिएगा, प्रोजेक्ट का नेम डालिएगा, आपसे नाम यहाँ पूछेगा, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ SQL। ओके, इसका नाम। उसके बाद यहाँ पर ओके दबाइएगा आप। तो ऐसे करके क्या करेगा, आपके लिए एक वर्क स्पेस सा बना देगा। तो मैं डेटा ग्रिप क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। पर अगर आपको डेटा ग्रिप नहीं यूज़ करना तो आप नॉर्मल SQL पे भी कमांड लिख सकते हैं। पर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, डेटा ग्रिप मुझे अच्छी UI प्रोवाइड करता है इसलिए। तो अब जो अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप लोग SQL पे कैसे कमांड लिखेंगे, तो आप यहाँ जाइए, एडमिन पे क्लिक करिए। ओके, और ये क्या करेगा, ऐसे करके आपके लिए यहाँ पर ओके, यहाँ पर ये ऐसा इसलिए दे रहा है क्योंकि ये पोर्ट नंबर यहाँ पर गलत है। मैं यहाँ पर नॉर्मल 8080 लिख देता हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपका ये डिफॉल्ट सही सेट होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक करूँगा।
तो बेसिकली ये क्या होगा, PHP माई एडमिन आपका इस तरह से कुछ खुल जाएगा और यहाँ पर ये जो बने हुए आपको दिख रहे होंगे ये आपके डेटाबेसेस होंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टेस्ट डेटाबेस बना रखा है ऑलरेडी, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ऐसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये डेटाबेस ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर मान लीजिए SQL की क्वेरीज लिखनी है, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे आप लोग क्वेरी पे, ओके। और इस जगह पे आप लोग क्वेरी लिखेंगे। मान लीजिए मुझे एक टेबल बनाती है तो मैं यहाँ लिख दूंगा क्रिएट टेबल ऐसे करके, ओके। और टेबल का नाम मान लीजिए मेरा कुछ भी है अभी के लिए, मैं इसका नाम रख देता हूँ डेमो, ओके। और इसके अंदर मुझे क्या देना है, मान लीजिए कि मैंने एक दे दिया ID जो कि हो नॉट नल और हो इंटीजर टाइप की, ओके। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई और इसके बाद मैं यहाँ जाऊँगा और सबमिट क्वेरी पे क्लिक कर दूंगा, ओके। और ये क्वेरी क्या होगी, सबमिट हो जाएगी। अब आप यहाँ जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर एक डेमो टेबल भी बन चुकी है। और डेमो टेबल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप देखेंगे कि डेमो टेबल के अंदर सिर्फ एक कॉलम है जो कि है ID। तो ये देखिए यहाँ पर UI कितनी गंदी है इस चीज़ की, इसलिए मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये चीज़। तो और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, अगर आप MySQL डाउनलोड करेंगे, अगर आप यहाँ पर ये यूज़ नहीं करेंगे कंट्रोल पैनल, तो क्या होगा कि वो आपको बेनिफिट देगा, आप वहाँ पर SQL वर्कबेंच यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा ग्रिप यूज़ करूँगा क्योंकि डेटा ग्रिप JetBrains वालों ने बनाया है तो इसमें काफ़ी बेनिफिट हम लोग को मिलते हैं। पर JetBrains ने बनाया है तो मुझे यहाँ पर MySQL कनेक्ट करना। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन सेट करना है अपना। तो मैं यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा, डेटा सोर्स पे जाऊँगा और यहाँ पर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको सारे डेटाबेसेस के नाम दिखाई दे रहे होंगे, इतने सारे। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ नॉर्मल MySQL पे जाके क्लिक करूँगा क्योंकि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, वो है MySQL। तो हम लोग यहाँ MySQL पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप लोग MySQL पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप्स आएगा कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर आपको अपना जो होस्ट का नाम है ये सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी ताकि ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारे उस सर्वर से कनेक्ट हो सके। तो यहाँ पर आप लोग को चलना है, यहाँ पर होस्ट के नेम में आपको लोकल होस्ट बना रहने देना है और यूज़र में आपको रूट डालना है क्योंकि जो हमारा ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है जैम्प, तो ये बेसिकली जो यूज़र बनाता है वो रूट बनाता है, ओके। और इसके बाद आपको यहाँ पर डेटाबेस का नाम डालना है, ओके। तो मैं अभी यहाँ पर डेटाबेस का कोई भी नाम नहीं डालता हूँ, मैं यहाँ पर चलता हूँ नॉर्मल टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। और अगर हमारा टेस्ट कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा बेसिकली तो क्या होगा, उससे यहाँ पर टिक बन जाएगा ऐसे। तो देखिए इसने यहाँ पर हम लोग को कुछ और बताया, इसने बताया इनकंसिस्टेंट लैंग्वेज इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ MariaDB डायलेक्ट इंस्टेड ऑफ MySQL। तो बेसिकली क्या कह रहा है कि MariaDB यूज़ करिए MySQL की जगह। ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ पर ये खोलिए और इस पर आप एडमिन में फिर से चलिए एक बार, ओके। तो मुझे यहाँ पर फिर से पोर्ट नंबर चेंज करना पड़ेगा। पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 8080 लिख देता हूँ। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, आपका नॉर्मल एडमिन पे क्लिक करते ही खुल जाएगा। मैंने पोर्ट अलग सेट कर रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्वर टाइप है ये MariaDB है, ओके। जो हम लोग जैम्प यूज़ करते हैं ये जो सर्वर टाइप होता है इसमें MariaDB होता है और इसीलिए हम लोग को वहाँ पर MySQL के वो रिकमेंड कर रहा है कि MariaDB यूज़ करो। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको MySQL ही बना रहने देते हैं, ओके। और इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे आपको एक कंसोल मिल जाएगा और यहाँ पर जो आपका लोकल होस्ट है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये लोडिंग कुछ आ रही होगी इस टाइप से। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को यहाँ फाइल्स को मिनिमाइज कर देता हूँ और आप लोग यहाँ पर ये जो हमारा लोकल होस्ट खुला है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कुछ टेबल्स हैं ऑलरेडी जो पहले से ही बनी हुई थी, ओके। तो अब मुझे क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ फाइल्स पे चलिए, ठीक है। और फाइल्स पे चल के आप लोग यहाँ पर अपने फाइल्स जो हैं आपके डेटाबेसेस में वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक डेटाबेस बनाना है अपना काम करने के लिए। सर्वर है, जो हमारा सर्वर है MySQL, उसमें सबसे पहले हम लोग एक डेटाबेस बनाएंगे और उस डेटाबेस में हम लोग अपना सारा डेटा रखेंगे। तो डेटाबेस बनाने के लिए हम लोग एक कमांड होती है, सबसे पहली कमांड जो है हमारी क्रिएट डेटाबेस। तो डेटाबेस बनाया हम लोगों ने, डेटाबेस का अब देते हैं हम लोग कुछ नाम। तो मैं सबसे पहले ये जो फॉन्ट है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डेटाबेस के लिए कमांड लिखेंगे। एक कमांड होगी हमारी जो कि नॉर्मल होगी क्रिएट। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, क्रिएट करना है डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हम लोग के पास सबसे पहली कमांड जो होती है क्रिएट डेटाबेस। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डेटाबेस, ओके। और जो हमारी डेटाबेस को क्रिएट करने की कमांड नाम होगा, ओके। सबसे पहले हम लोगों ने कमांड लिख दी अपनी क्रिएट डेटाबेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि SQL में क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है वैसे ही कमांड होती है। तो हम लोगों ने लिखा क्रिएट डेटाबेस, जो हम लोग को करना है। और डेटाबेस के अंदर हम लोगों ने क्या नाम देना है उसका वो दे देते हैं। तो हमारा क्या है नाम, नॉर्मल SQL डेमो हमारे डेटाबेस का ये नाम है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा देते हैं। कंपलसरी नहीं होता है हम लोग को सेमीकोलन लगाना, बट हम लोग लगा देते हैं दिखाने के लिए कि हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ खत्म हो गया है। तो और जो इसके अलावा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि SQL जो होती है वो केस इनसेंसिटिव होती है। इसका मतलब कि अगर मैं क्रिएट डेटाबेस मैंने जैसे ऊपर लिखा है और मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ क्रिएट डेटाबेस SQL डेमो, तो इन दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं है। चाहे मैं कैपिटल लिखूँ चाहे मैं स्मॉल लिखूँ, सिंटैक्स
ये नाम में फ़र्क होगा। अगर मैं नाम यहाँ पर ये एस छोटा कर दूँ तो ये दो डेटाबेस अलग अलग डेटाबेस की बात हो रही है, इन दोनों नाम में फ़र्क होगा। लेकिन जो ये सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस की, डेटाबेस क्रिएट करने की, इनको कैपिटल और स्मॉल में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। मैं इस पूरी ट्यूटोरियल्स में स्मॉल सिंटैक्स यूज़ करूँगा ताकि ये कंसिस्टेंट रहे आपके लिए। तो आपको यहाँ जाने के बाद यहाँ नॉर्मल रन पर जाकर क्लिक कर देना है, ओके। और ये देखिए इसने यहाँ पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया है। इन्फॉर्मेशन क्या है? यूज़र इन्फॉर्मेशन, स्कीमा कंप्लीटेड, क्रिएट डेटाबेस, एसक्यूएल डेमो कंप्लीटेड। तो ये कुछ क्रिएट कर दिया है इसने। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और हम लोग यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है हमारा एसक्यूएल डेमो, ये बेसिकली एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ऐसे, देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है। तो डेटाबेस कैसे काम करता है कि हम लोगों का एक डेटाबेस होता है। अब ये डेटाबेस जो है रिलेशनल है। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है? टेबल्स होती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डेटाबेस तो बना लिया है, बट अभी तक हम लोगों ने उसमें कोई टेबल नहीं बनाई है, ना ही कुछ टेबल बनाई है, ना ही कुछ डेटा डाला है। तो अगली जो हमारी कमांड होगी वो बेसिकली क्या होनी चाहिए? एक टेबल बनाने के लिए होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको फ़ायदा समझ में आएगा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने का। तो यहाँ पर मैं अगला कमांड लिखूँगा, तो क्रिएट, और जो कमांड होगी टेबल। तो मुझे अब टेबल बनानी है, ओके। तो टेबल बनाने के लिए कुछ चीज़ें, तब कमांड तो मैंने आपको बता दी, क्रिएट टेबल। इसके बाद उसका नाम देना है आपको। तो नाम देने के लिए सबसे पहला मैं मान लीजिए स्टूडेंट टेबल दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ओके। लेकिन ऐसे नहीं होता है काम। मैंने आपको क्या बताया था, टेबल में क्या होती है, कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। तो मैंने एक टेबल तो उसको बता दिया। अब मुझे उसमें क्या क्या कॉलम्स होंगे, मतलब कौन कौन सी वैल्यू, जैसे कि एक स्टूडेंट टेबल थी तो हमारे उसमें क्या क्या था, रोल नंबर था, स्टूडेंट का नेम था, ठीक है, और इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर था, उसका कोर्स था कि वो क्या कर रहा है, बीटेक कर रहा है, बीसीए कर रहा है, क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें बतानी थी। तो ये जो कॉलम्स होंगे हम लोग को ये चीज़ भी यहाँ पर बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने इसको बताया कि भाई एक टेबल बना दो स्टूडेंट नाम की और उसके अंदर ये कॉलम होंगे। तो मैं कॉलम के लिए सबसे पहला कॉलम हमारा क्या था, जो था रोल नंबर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ roll_number, ओके। और वो किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, अब ये भी तो बताना पड़ेगा ना। रोल नंबर इंटीजर लेगा, क्या होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर होगा, ओके। अब जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होनी चाहिए कि वो प्राइमरी की है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं प्राइमरी स्पेस की, ओके। ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर प्राइमरी की बना दी उसको, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या था, एक नेम था। नेम किस टाइप की थी, varchar था। अब आपको ये ना पता हो varchar क्या होता है, तो varchar बेसिकली क्या बताता है कि कैरेक्टर टाइप की वैल्यू इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 30, नाम जो सबसे बड़ा हो सकता है वो 30 हो सकता है, हम इसको ये बता रहे हैं, ओके। अब मान लीजिए हमारे पास अभी के लिए मान लीजिए हमने दो ही वैल्यू रखी, एक रोल नंबर एक नाम, ओके। और यहाँ पर हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं और फिर से जाके अब मान लीजिए आप यहाँ रन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए अब आपसे पूछ रहा है कुछ, ये देखिए ग्रीन सा हो गया, कुछ पूछ रहा है। तो ये आपसे ये पूछ रहा है इस टाइम पे कि आपको ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है, ये वाली। नीचे आप जाएंगे तो देखिए पूरी आपको इस सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब दोनों चला देगा। और इस पर करेंगे तो यही होगी। तो अभी मुझे डेटाबेस में बना चुका हूँ, अब मुझे सिर्फ ये वाली क्वेरी चलानी है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, इतने पार्ट में यहाँ पर माउस का कर्सर आप कहीं पर भी रखिए, रन पर क्लिक करिए और बस इस पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो भाई इसने कुछ एरर दे दिया है, एक्सेस डिनाइड फॉर लोकल होस्ट टू डेटाबेस इंफॉर्मेशन स्कीमा। तो बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने जो डेटाबेस ओपन किया था वो पूरा सिस्टम का लोकल होस्ट का वो ओपन कर लिया था, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है, ये क्वेरी नहीं चलाने दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्वेरी कट करेंगे, ओके। और ये वाला कंसोल बंद करके हम लोग ये वाले के इस पर चलते हैं और इसमें न्यू पे क्लिक करेंगे और क्वेरी कंसोल ऐसे ओपन कर लेंगे। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और एक बार रन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारी ये टेबल थी ये बन चुकी है और ये कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आप अगर आके देखेंगे तो ये देखिए स्टूडेंट टेबल जो है इसके अंदर ये देखिए रोल नंबर और नेम दो चीज़ें हैं, ये है इंटीजर और ये है varchar, और जो प्राइमरी की है वो है रोल नंबर। आप यहाँ स्टूडेंट पर अगर डबल क्लिक करेंगे इस टाइप से तो ये क्या करेगा आपको, ये देखिए इसने यहाँ पर क्या किया, इस टाइप से आपको टेबल शो कर दिया। तो ये फ़ायदा है, आप यहाँ पर टेबल देखिए विजुलाइज कर पा रहे हैं कितनी अच्छी तरीके से, ओके। आपने इसको देखिए यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं आप ऐसे क्लिक करके नेम पे, ठीक है। तो ये सब फायदा है आपको इस चीज़ को यूज़ करने का। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली, डेटाबेस कैसे बनाते हैं हम लोगों ने ये सीख लिया, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसमें टेबल कैसे बनाते हैं हम लोगों ने ये सीख लिया। टेबल किस फॉर्म में होगी, इस टाइप से होगी, हम लोगों ने कॉलम्स बना दिए। अब इसके अंदर हम लोग को क्या वैल्यूज़ फिल करनी और रह गई हैं। तो वैल्यूज़ फिल करने के लिए हम लोग के पास कमांड होती है इंसर्ट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे इंसर्ट और उसके बाद इनटू। किस में इंसर्ट करना है आपको, इंसर्ट इनटू होगी हमारी कमांड। तो टेबल का नाम है हमारा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में इंसर्ट करना है, ठीक है भाई। तो आपने अब ये तो बता दिया कि हमें किस टेबल में वैल्यू डालनी है। अब मुझे क्या बताना है कि वैल्यूज़ क्या क्या डालनी है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वैल्यूज़
कि आपको क्या क्या वैल्यूज़ डालनी है। तो आप यहाँ पर या तो वैल्यूज़ और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है, और वैल्यूज़ आपको क्या क्या डालनी, मैंने यहाँ लिखा 1 कॉमा जो हमारा नाम था, नाम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है, तो यानी वेर केयर है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया हर्ष। ओके, तो मैंने यहाँ पर 2 वैल्यूज़ लिख दी हैं। ओके, तो आप यहाँ पर डबल कोट्स ना लगा के यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स लगाने हैं। ओके, और यहाँ पर लिखना है हर्ष, क्योंकि एसक्यूएल जो होती है उसमें स्ट्रिंग जो है हम लोग सिंगल कोट से लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रन पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर जाना है। तो ये देखिए इसने यहाँ पर क्या किया है कि वैल्यू इंसर्ट कर दी है, यहाँ पर लिख के आ गया 1 रो अफेक्टेड। तो आप लोग अब क्या करें, यहाँ पर चलिए इस टेबल पे, और इस टेबल जाने के बाद यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करिए, और ये देखिए जरा यहाँ पर आपकी टेबल जो है पहली बन चुकी है। यहाँ पर रोल नंबर क्या है 1, नाम क्या है हर्ष। तो ऐसे ही हम लोग ये वाली इसको कई बार इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग नॉर्मल बस इस पर चलिए और कंट्रोल एंटर दबाते जाइए, पहले एक बार कंट्रोल एंटर। ओके ठीक है, लेकिन इसने देखिए यहाँ पर कुछ और एरर दे दिया। इसने एरर क्या दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की प्राइमरी। मैंने क्या किया, यही एंट्री को दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश करी, तो इसने मुझे यहाँ पर एरर दे दिया। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारा रोल नंबर है वो प्राइमरी की है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस वाली फील्ड को यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आके यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर देता हूँ और 3 बार। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि रोल नंबर को चेंज कर देता हूँ अलग अलग चीज़ों के लिए, और यहाँ पर मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ, मान लीजिए राज, मैंने यहाँ पर दूसरी जगह यहाँ पर नाम डाल दिया राकेश। ओके, और मैं यहाँ चलता हूँ कि मैंने इन दोनों क्वेरी को सिलेक्ट किया और यहाँ रन पर क्लिक कर दिया। तो ये देखिए ये दोनों क्वेरीज यहाँ पर रन हो चुकी हैं। नीचे आप यहाँ आकर देखेंगे तो ये दोनों इंसर्ट हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर चलिए और इस पार्ट को रिफ्रेश करिए ज़रा। ये देखिए हमारे डेटाबेस के अंदर इतनी वैल्यूज़ आ चुकी हैं टेबल के फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, ये वाला जो 1 2 3 है ये क्या है, कॉलम है, एक रोल नंबर वाला कॉलम। और ये वाला पार्ट क्या है, ये क्या है, ये नाम है, ये दूसरा कॉलम है नेम नाम का। और ये जो 1 और हर से जो मैंने सिलेक्ट किया ये क्या है, एक रो है, ये क्या है दूसरी रो है, ये क्या है तीसरी रो है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस तरह से टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम लोग के पास कमांड होती है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जो हमें टेबल का नाम बनाना है। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग के अंदर उसके अंदर कॉलम्स होंगे हम लोग वो बताते हैं विथ डेटा टाइप, और उसके बाद उसमें यहाँ पर वैल्यूज़ इस टाइप से इंसर्ट करते हैं। ओके, और जो हमारी प्राइमरी की है वो रिपीट नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा तो हमें एरर मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पर 2 लिखूंगा क्योंकि जो हमारी प्राइमरी की है वो टेबल में यूनिक होती है। ओके, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर इनको सिलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक करते हैं तो हमारी वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पर टेबल पे आप आके देख सकते हैं। तो अब मान लीजिए कि मैंने तो आपको यहाँ पर इस तरह से टेबल बता दिया है ऐसे करके। ओके, इस तरह से यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके खोल लेता हूँ। मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ। ओके, और इसको भी बंद कर देता हूँ। अब मान लीजिए आपको टेबल देखनी है, आपने जो इंसर्ट करा अब तक, तो वो कैसे देखेंगे, और ये वाला पार्ट भी आपके पास नहीं है ऐसे, तो आप किस तरह से देखेंगे, क्योंकि ये तो आपको ये आईडी फ़ायदा देता है ना, नॉर्मल तो नहीं मिलेगा ना आपको सर्वर्स पे। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर, उसके लिए होता है एक आपके पास कमांड सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिलेक्ट। तो सिलेक्ट बेसिकली क्या करता है कि डेटा को डेटाबेस से निकालने के लिए काम करता है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे जो डेटाबेस है हमारा डेटाबेस किस नाम से, हमारा डेटाबेस है एसक्यूएल डेमो नाम से। तो जो हमारा डेटाबेस है एसक्यूएल डेमो नाम से, उसके अंदर जो ये टेबल है स्टूडेंट टेबल, ओके, उसकी मुझे वैल्यू चाहिए, देखनी है उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है। तो वहाँ पे मुझे सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करना होता है। तो सिलेक्ट, उसके बाद हम लोग लिखते हैं एस्ट्रिक, इसको बोलते हैं स्टार जो मैंने बनाया इसको बोलते हैं एस्ट्रिक, सिलेक्ट एस्ट्रिक। उसके बाद फ्रॉम कमांड, तो फ्रॉम क्या, किस टेबल से हमें सारा डेटा देखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टूडेंट टेबल। ओके, और यहाँ लगाता हूँ मैं सेमीकोलन। तो इसका ये मतलब है कि स्टूडेंट टेबल के अंदर जितना भी डेटा है, जितने भी कॉलम्स हैं, इसका मतलब जितने भी कॉलम्स हैं, कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम है रोल नंबर, एक कॉलम है नेम, तो वो सारे कॉलम्स में जितनी भी वैल्यू, मतलब सब कुछ टेबल में जो कुछ है सब मुझे दिखा दो। तो मैं इस पर चलूँगा और यहाँ रन पर क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पर चलता हूँ, सिर्फ यही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया ये आउटपुट आपका। ओके, तो इसने यहाँ पर लिखे 3 रोज रिट्रीव्ड। ओके, और यहाँ पर ये देखिए हमारा आ चुका है आउटपुट इस चीज़। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ नाम देखने हैं, मुझे रोल नंबर नहीं चाहिए, तो आप यहाँ स्टार को हटा के यहाँ पर आप सिर्फ कोई भी कॉलम का नेम भी लिख सकते हैं। यानी मैंने अगर नेम लिख दिया यहाँ पर, तो अब क्या होगा, ये रोल नंबर वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ नेम वाला आएगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक बार कंट्रोल एंटर दबाता हूँ, तो देखिए पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट, तो हाँ सिर्फ यही स्टेटमेंट, एंटर। और ये देखिए इसने मुझे सिर्फ नेम वाला पार्ट दे दिया। और ऐसे ही मैं सिर्फ सेम कर सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर रोल नंबर लिखा और कंट्रोल और एंटर दबाया तो क्या करेगा, ये सिर्फ मुझे रोल नंबर दिखा देगा। और अगर मुझे सब कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ पर नॉर्मल एस्ट्रिक लगा देता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल एंटर दबाता हूँ। इससे क्या होगा, ये मुझे पूरी टेबल दिखा देगा। तो अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे यहाँ से
सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करके डेटा को प्रिंट करा सकते हैं टेबल्स के थ्रू, और कैसे हम लोग कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स की वैल्यू चाहें तो वो भी प्रिंट करा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि मान लीजिए हम लोगों ने ये जो टेबल बनाई हुई है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से डेटाबेस खोलूँ तो यहाँ जो टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर हमारी ये जो स्टूडेंट टेबल है, मान लीजिए मुझे ये टेबल डिलीट करनी है, तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूँ? तो डिलीट करने के लिए मुझे यहाँ पर ड्रॉप करनी होती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप टेबल, और यहाँ पर स्पेस करके मुझे टेबल का नाम देना होगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, और उसके बाद मैं इस पर चल के यहाँ इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी टेबल होगी यहाँ पर ये नॉर्मली ड्रॉप हो जाएगी। आउटपुट में चलते हैं एक बार, तो देखिए कुछ बता रहा है ड्रॉप टेबल कंप्लीटेड सक्सेसफुल। ओके, और यहाँ पर आप चलेंगे इस टेबल के अंदर, अगर आप देखेंगे जो हमारी एसक्यूएल डेमो सर वो डेटाबेस है, इस डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल नहीं है। तो ये लोकल होस्ट हमारा सर्वर है, सर्वर के अंदर हमारा एक डेटाबेस है एसक्यूएल डेमो, उसके अंदर हम लोग टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पर अब कोई भी टेबल नहीं बची हुई है, और टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कमांड लिखनी होगी, डेटा इंसर्ट करने के लिए ये लिखना होगा, और डेटा प्रिंट कराने के लिए ये लिखना होगा। ओके, तो हम अपने अगले स्टेटमेंट जो हमारा है, अगली कमांड है, उसको सीखने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल ये सारी चीज़ें हटा देते हैं, और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एसक्यूएल डेमो डेटाबेस के अंदर ही एक नई क्लास बनाता हूँ या एक नई टेबल बनाता हूँ। तो हमारी नई टेबल का नाम क्या होगा, नई टेबल का नाम होगा हमारी कस्टमर। ओके, और जो कस्टमर होगा उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो होगी यहाँ पर वो होगी कस्टमर आईडी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका नाम कस्टमर आईडी। ओके, तो ये होगी इंटीजर टाइप की, और इसकी ये होगी प्राइमरी की। इसके बाद होगा हमारे कस्टमर का नेम, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कस्टमर नेम। कस्टमर का नेम जो होगा वो कैरेक्टर का होगा, और varchar 30 बना रहने देता हूँ। इसके बाद जो होगा हमारा क्या, सिटी का नाम होगा, क्योंकि कस्टमर किस सिटी में रहता है। तो सिटी जो होगी वो भी क्या होगी, varchar होगी, तो varchar 30। ओके, और इसका जो हमारा लास्ट चीज़ होगी वो होगी कंट्री। तो कंट्री के लिए मैं लिख देता हूँ कंट्री भी हमारी varchar होगी 30। तो ये सारी हमारी डिटेल्स है, varchar 30 COUN। ओके, तो यहाँ varchar, तो ये हमारी एक टेबल है कस्टमर टेबल। इसको हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट कर देंगे, बिना सिलेक्ट किए भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। बट आप अब यहाँ पर देखेंगे जब ये रिफ्रेश हो चुका है तो एक कस्टमर केबल यहाँ पर बन चुकी है, और जो प्राइमरी की हमारी वो कस्टमर आईडी है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था डिफरेंट कीज हम लोग कैसे, डिफरेंट टाइप की जो एसक्यूएल सिंटैक्स होती है वो कैसे, तो जैसे मैंने यहाँ पर प्राइमरी की इस टाइप से लिखा हुआ है, इसी के आगे मैंने प्राइमरी की लिख दिया है। बट कई एसक्यूएल में क्या लिखना होता है आप लोगों को, तो वहाँ पे आप कस्टमर आईडी तो ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए आपको कस्टमर आईडी को फिर से प्राइमरी की बताना होता तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ता प्राइमरी की, और ब्रैकेट में आपको ऐसे कस्टमर आईडी लिखना पड़ता। तो इस तरह से भी आप चाहें तो प्राइमरी की बना सकते हैं, बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ इसको वैसे ही बना रहने देता हूँ। तो बस ये कुछ छोटे छोटे से डिफरेंसेस होते हैं जो आपको अलग अलग डेटाबेस में देखने को मिलते हैं। एसक्यूएल सर्वर में कुछ अलग, माई सीक्वल में कुछ अलग। तो अभी हम लोग माई सीक्वल यूज़ कर रहे हैं, तो माई सीक्वल में और एसक्यूएल सर्वर में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने कस्टमर टेबल तो बना ली, यहाँ पर हम लोग चाहें तो उस कस्टमर टेबल को देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मल यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है हमारी कस्टमर। ओके, हम लोग यहाँ कस्टमर लिखेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एंटर दबाएंगे, सिलेक्ट कस्टमर वाली। तो हमारी टेबल तो आ चुकी है और टेबल में कोई भी वैल्यू नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, टेबल के अंदर कुछ वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिखते हैं कमांड इंसर्ट इनटू। ओके, हम लोग यहाँ चलेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम क्या है हमारी कस्टमर, उसके बाद क्या वैल्यूज़। तो वैल्यू क्या होंगी हमारी, सबसे पहली वैल्यू जो हम लोग क्या है आईडी देनी है। तो आईडी क्या है, प्राइमरी की है तो 1। ओके, कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नेम कुछ देना है। तो मान लीजिए जो कस्टमर का नेम है वो मैं यहाँ पर देता हूँ, ओके, लाइक जैसे हर्ष। और इसके बाद जो सिटी है, तो सिटी का नाम मान लीजिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर कानपुर। ओके, और इसके बाद जो कंट्री है हमारी, तो कंट्री का नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं इंडिया। ओके, और यहाँ सेमीकोलन लगा देते हैं। तो इसी तरीके से मैं इसमें कुछ कुछ एंट्रीज फिल कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ और कुछ एंट्रीज में फिल कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ डेटा यहाँ पर लिख लिया, और मैं इसको क्या करता हूँ नॉर्मल सिलेक्ट करके यहाँ से इसको टेबल में इंसर्ट कर देता हूँ अपनी। तो मैं यहाँ पर चलूँगा, और ये देखिए इसने क्या किया है, सारी चीज़ों को इंसर्ट कर दिया है। तो अब मैं चलूँगा यहाँ नॉर्मल, इसको रिफ्रेश करता हूँ, और रिफ्रेश ना करने से अच्छा आप अगर चाहें तो इसको भी यहाँ पर सिलेक्ट करके रन करा सकते हैं। तो इसको जैसे ही मैं रन करूँगा तो ये देखिए कुछ टेबल्स जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी हैं। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ इस चीज़ को, तो बेसिकली अब हम लोग क्या करना है, मैं इसको सबसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि ये जो हमारा डेटाबेस है, अब हम लोग चाहते हैं कि इसमें से हमको, जैसे कि मान लीजिए कि जो कंट्री है इंडिया कितने बार है, मुझे डिस्टिंक्ट यूज़र चाहिए, इंडिया से कितने यूज़र, मान लीजिए कि इंडिया से कितने मतलब कि यूज़र है। तो जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पर देखिए इस टेबल के अंदर लंदन 2 बार आया हुआ है। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे लंदन का सिर्फ एक ही क्लाइंट मिले, जो भी हो सिर्फ एक ही क्लाइंट मिल जाए मुझे लंदन का। ओके, हर जगह से मुझे एक क्लाइंट चाहिए, हर जगह से, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट एस्ट्रिक। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल मान लीजिए कि अगर मैं इस तरह से प्रिंट करता हूँ तो मुझे ये सारा डेटा मिल रहा है, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक क्लाइंट चाहिए। मान लीजिए मिलना क्या चाहिए, हर्ष इंडिया से मिल जाए,
जर्मनी से मुझे मिल जाए थॉमस, ओके, और ये एना मिल जाए मुझे यूके से, अब इंडिया का मारिया ना आए और यूके का भी कोई भी ना आए और इंडिया का फिर से कोई ना आए, ठीक है। तो मुझे 3 डेटा मिलने चाहिए। तो ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ लिखना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिर्फ सिलेक्ट और यहाँ पे लिखूंगा डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट वैल्यू लेने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर डिस्टिंक्ट लिखते हैं। तो अब हम लोग को क्या डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, मान लीजिए किस चीज़ की डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए डिस्टिंक्ट के हिसाब से। मान लीजिए हमें कंट्री का नाम डिस्टिंक्ट चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नॉर्मल कंट्री, ओके। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगा COUN कंट्री, ओके, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल इसको रन कर देते हैं। मैं कंट्रोल एंटर दबाता हूँ और रन कर देते हैं। तो ये देखिए हमें डिस्टिंक्ट कंट्री, जो 3 डिस्टिंक्ट कंट्री है वो मिल चुकी है। तो डिस्टिंक्ट का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, डिस्टिंक्ट का यूज़ हम लोग करते हैं तब जब हम लोग को कोई भी यूनिक वैल्यू सिर्फ डेटाबेस से निकालनी होती है। और अगर हम लोग यहाँ से डिस्टिंक्ट कीवर्ड हटा के इसको रन कराएंगे तो देखिए हम लोग को क्या आउटपुट मिलेगा कि नॉर्मल लोग यहाँ आते हैं और इसको रन करते हैं। तो देखिए सारी कंट्रियाँ हमें मिल रही हैं। इसमें इंडिया कितने बार है, 2 बार 3 बार, 3 बार इंडिया है, 2 बार यूके है, 1 बार जर्मनी है। और हमें सिर्फ अगर काउंट निकालना होता है तो हम लोग डिस्टिंक्ट का यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिस्टिंक्ट, ओके, और डिस्टिंक्ट के बाद हम लोग यहाँ पर नॉर्मल इसको रन कर देंगे। तो ऐसे एक और पैरामीटर हमारे पास है जो कि डिस्टिंक्ट के साथ ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग चाहे तो। मान लीजिए कि हम लोग को कभी कंट्री के साथ ये देखना है कि इस कंट्री में टोटल कितनी वैल्यूज़ है, जैसे कि मैंने आपको 6 काउंट करके बताया। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं काउंट का, और यहाँ पर हम इसको कंट्रोल एंटर करेंगे और जैसे ही रन करेंगे तो इसने हम लोग को देखिए यहाँ पर 6 प्रिंट कर दिया है। और अगर हम लोग चाहें कि हम लोग को डिस्टिंक्ट वैल्यू देखनी है तो हम लोग काउंट के साथ साथ यहाँ काउंट का ब्रैकेट लगा के यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टिंक्ट, और उसके बाद यहाँ पर काउंट का ब्रैकेट बंद कर दीजिए। और उसके बाद जब इसको आप रन करेंगे तो ये देखिए हम लोग को आउटपुट में मिल गया है 3। तो अब हम लोग को ये चीज़ क्या आउटपुट में मिल रही है, ये है कि पहले इसने क्या किया, कंट्री में कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू वो निकाली 3। तो तीनों के नाम आ गए हमारे पास पहले, जो होंगे कि इंडिया, यूके और जर्मनी। उसके बाद उसने उन सबका काउंट यहाँ पर बता दिया कस्टमर टेबल से। तो इस तरह से हम लोग डिस्टिंक्ट और काउंट फंक्शन ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपने स्टेटमेंट, अगले स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट को हटाते हैं और ये रही हमारी टेबल। कुछ सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो टेबल है इसको फिर से प्रिंट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ओके, और मैं इसको यहाँ पर चला देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास सारा डेटा आ गया। अब मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जो सिर्फ इंडिया से है, तो आप कैसे प्रिंट करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया था डिस्टिंक्ट कस्टमर निकालना, कि मतलब इंडिया, जर्मनी, यूके से एक एक कस्टमर आपको मिल जाए, दोबारा ना आए वो, ठीक है। अब लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ वो कस्टमर चाहिए जो सिर्फ इंडिया से है, तो इसके लिए हम लोग एक क्लॉज का यूज़ करते हैं जो कि होता है वेयर क्लॉज। तो बेसिकली वेयर क्लॉज क्या काम करती है, एक कंडीशन बताती है, इफ़ की तरह काम करता है। तो हमने कहा कि हमें सारे कस्टमर पूरी डिटेल दे दो, मतलब कि हमें ये कॉलम तो ये तीनों चाहिए, ओके, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, ये सब कुछ चाहिए, ओके। बट लेकिन सिर्फ उनका चाहिए। मान लीजिए जैसे हर्ष की कंट्री इंडिया है तो हर्ष की सारी वैल्यू चाहिए, इसकी कंट्री इंडिया है तो ये सारी वैल्यू भी चाहिए और ये सारी वैल्यूज़ भी चाहिए, ऐसे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वेयर, मैं इसको अगली लाइन से लिख देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए, वेयर, और यहाँ जहाँ पर कंट्री क्या हो, ओके, तो यहाँ पर लिखूंगा कंट्री, जहाँ पर कंट्री इक्वल्स टू, याद रखिएगा सीक्वल में हम लोग एक इक्वल्स टू लगाते हैं, डबल इक्वल्स टू नहीं लगाते हैं। तो कंट्री वहाँ पर स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स के अंदर कंट्री का नाम क्या होना चाहिए, इंडिया। इसके हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं और रन करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 3 वैल्यू आ चुकी हैं जिनकी कस्टमर आईडी ये है। और आपको अगर उनका सिर्फ नाम चाहिए तो नाम के लिए हम लोग यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिख देंगे जाके कस्टमर नेम, कॉमा, अगर आपको मान लीजिए उनकी सिटी भी चाहिए तो मैं सिटी भी लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसको रन करते हैं। तो जैसे ही मैं रन करूँगा देखिए यहाँ पर 2 वैल्यू हम लोग को उसकी नाम और सिटी आ गई हैं और ये सारी इंडिया के हैं। तो वेयर क्लॉज हमारी एक तरह से काम करती है किस चीज़ का, इफ़ का। तो अगर हम लोग को कभी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से डेटा फैच करना है कि जहाँ पर कंट्री इंडिया हो या जिसकी कस्टमर आईडी इतनी हो, जैसे ही अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ हटा के लिख दूँ कि मुझे वो कस्टमर की डिटेल चाहिए जिसकी कस्टमर आईडी 1 हो, ठीक है, तो या जिसका रोल नंबर, कभी स्कूल में हमें पता करना है कि जिसका रोल नंबर 1 है उसकी डिटेल निकालो सारी, ऐसे करके। तो यहाँ पर मैं पहले एस्ट्रिक लिख देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने कहा जो कस्टमर आईडी 1 है वो लाओ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1, ओके, और इसको रन करेंगे तो ये देखिए राइट किसकी है, हर्ष की, आ गया है सामने। तो अब हम लोग यहाँ पर जो वेयर क्लॉज है इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर ये जो इसको बोलते हैं ऑपरेटर, जो हम लोगों ने यहाँ एक क्वेश्चन लगाया, तो ऑपरेटर्स हम लोग लिख सकते हैं कि मान लीजिए मुझे सारे कस्टमर आईडी चाहिए जो कि 1 से बड़ी हो, ओके, सिर्फ हर्ष छोड़ के सारे। तो मैं यहाँ इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एंटर दबाता हूँ और इसके बाद देखिए सिर्फ 1 छोड़ के सारी आ गई हैं, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये ऑपरेटर लगाऊं, इसको बोलते हैं लेस देन और ग्रेटर देन को हम लोग बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू, यानी कि 1 ना हो बाकी सारी आईडी है। और जब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो ये देखिए फिर से सेम आउटपुट आया, क्यों, क्योंकि 1 नहीं आया, बाकी सारी आईडी दे दो। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 तो 3 वाला नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, ओके।
तो ये देखिए 1 2 4 5 6 आ गया, नॉट इक्वल्स टू। ऐसे ही हम लोग यहाँ पर ग्रेटर देन लगा सकते हैं, लेस देन लगा सकते हैं, कितनी भी आईडी कुछ भी लगा, सारे ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो बेसिकली लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ये सारी चीजें हम लोग लगा सकते हैं। तो बेसिकली वेयर क्या काम करता है, इफ का मतलब क्या होता है कि इफ कोई भी प्रॉपर्टी, कॉलम का नाम, अगर कॉलम का नाम जो भी है आपका यहाँ पर लिख देते हो मैं, कॉलम नेम, इफ कॉलम नेम इज ग्रेटर देन, कोई भी ग्रेटर देन लेस देन मतलब कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर होना चाहिए। ओके, ऑपरेटर होगा और उसके बाद यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी आपकी या कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। तो ये काम करता है इफ का। तो इफ को हम लोग वेयर बोलते हैं, यहाँ पर वेयर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसी के बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले ऑपरेटर। तो अब मान लीजिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो हमारा अगला ऑपरेटर है वो बेसिकली है एंड ऑपरेटर। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कि जो कस्टमर आईडी है वो 1 हो, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको एक टेबल प्रिंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और टेबल के बाद आपसे पूछता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कस्टमर, ओके, और इसको प्रिंट कराता हूँ। तो ये देखिए सारी वैल्यू आ गई। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 2 कंट्रियों के लोग चाहिए, एक तो इंडिया के, एक यूके के, ठीक है, क्योंकि मुझे इन दोनों को कुछ प्रोडक्ट भेजना है। मैंने आपसे कहा कि इंडिया के कस्टमर मुझे चाहिए और मुझे यूके कस्टमर चाहिए, तो आप कैसे दे सकते हैं मुझे, आप ये बताइए। एक क्वेरी में आपको 2 क्वेरी नहीं लिखनी है, ऐसे एक क्वेरी तो आप 2 क्वेरी में तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो, कि वेयर कंट्री इक्वल्स टू, आपने पहली क्वेरी तो ये लिख दी इंडिया, ओके, और यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स लगाने, इतना ध्यान रखिएगा। ओके, आपने यहाँ पे लिख दिया इंडिया, ओके, और आपने जब इसको चलाएंगे तो आपको क्या होगा, सिंगल वाले मिल गए सारे, ठीक है। और अब आपने कहा कि हम दूसरी क्वेरी भी लिख देंगे भाई इसी के साथ साथ, ठीक है। सिलेक्ट एस्ट्रिक, अगर मैं यहाँ से कॉपी कर लूँ इसको, ऐसे कॉपी पेस्ट, और यहाँ पर आपने लिख दिया यूके, और आप अगर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और चला देंगे तो देखिए यूके का मुझे ये मिल गया और इंडिया का ये मिल गया, मुझे दोनों आउटपुट मिल गए। लेकिन यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे एक साथ ही चाहिए वो, यार एक साथ कैसे, एक क्वेरी, इन दोनों को मर्ज करो। तो मर्ज करने के लिए ये लाइन हटा देते हैं सबसे पहले। अब ये 2 वेयर लगे हुए हैं, तो भाई 2 वेयर तो नहीं लगा सकते हम लोग, तो ये वेयर भी हटा देते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो कंट्री है या तो वो इंडिया हो या तो वो यूके हो, दोनों में से कोई एक हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे और ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे और कंट्री इक्वल्स टू यूके, और जैसे ही हम लोग इसको यहाँ पर चल के रन करते हैं और देखिए क्या आउटपुट आता है। हम लोगों ने इसको रन किया और देखिए इंडिया यूके, इंडिया यूके, इंडिया, हमारे पास इन्हीं 2 जगह की वैल्यू आ गई। तो इसको बोलते हैं हम लोग और ऑपरेटर। तो और ऑपरेटर क्या करता है कि अब जो आपकी वही कस्टमर की वैल्यू, कस्टमर टेबल में से वही वैल्यू रिटर्न करेगा जहाँ पर कंट्री या तो इंडिया हो या तो यूके हो, इनके अलावा प्रिंट नहीं करेगा। और अगर मैं इसी जगह पे ये चीज़ हटा दूँ, ऐसे ही होता है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि दोनों चीज़ें ट्रू होनी चाहिए। जैसे कि मैं कह दूं कि आपसे कि जो सिटी का नेम है, जैसे कि मैं आपसे अगर कहूँ सिटी का नेम अगर होना चाहिए कानपुर, ओके, और इसके अलावा एंड, और जो हमारी कंट्री है वो होनी चाहिए इंडिया, कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। और मैं इस चीज़ को अगर चलाऊं तो देखिए हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, जिनकी सिटी है कानपुर और जिनकी वैल्यू है, कंट्री है इंडिया। वही सारी कस्टमर के नेम और कस्टमर आईडी हम लोग को मिल रहे हैं। और यही अगर मैं इस जगह पे सिर्फ यहाँ पर और लगा दूँ तो देखिए क्या फ़र्क हो जाएगा इस चीज़ से। देखिए 3 डेटा आने लगे, क्यों, यहाँ पर सिटी की कोई वैल्यू नहीं रह गई। सिटी चाहे कानपुर हो या ना हो, इंडिया कंट्री है तो आ जाएगा। इसमें दोनों में से कोई एक चीज़ ट्रू होगी तो भी आ जाएगा। लेकिन एंड में क्या है, दोनों में से दोनों ट्रू होने चाहिए तभी हम लोग देंगे वो, ओके। तो हमने यहाँ पर एंड लगाया और चलाया तो देखिए ये हुआ। तो ऐसे ही हम लोग के पास तीसरा जो है वो है नॉट ऑपरेटर। तो नॉट, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, तो नॉट बेसिकली क्या काम करता है कि यहाँ पर एक के ऊपर काम करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जहाँ पर जो कंट्री है नॉट इंडिया, हम लोग ऐसे लिखेंगे और इसको यहाँ पर नॉर्मल चलाते हैं। तो कंट्री इंडिया नहीं है, जर्मनी यूके आ गई। तो नॉट ये तो सिंबल से हम लोगों ने बनाया। हम लोग के पास एक नॉट ऑपरेटर ऐसे भी होता है, तो हम लोग यहाँ पे चाहें तो ऐसे नॉट भी लिख सकते हैं, जहाँ पर कंट्री इंडिया ना हो। नॉट हम लोग अगर ऑपरेटर लिखते हैं तो हम लोग को यहाँ पर लिखना होता है, ओके, वेयर कंट्री नॉट इक्वल्स टू इंडिया। और हम लोग इसको चलाते हैं नॉर्मल और फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो देखिए आउटपुट हमारे पास सेम बना रहा है। अब चाहे तो आप यहाँ कंट्री को इंडिया की जगह यूके कर दीजिए और इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको चलाते हैं। तो ये देखिए, तो यूके वाली कंट्री हमारे पास नहीं आई है, सिर्फ इंडिया और जर्मनी वाली आई है। तो इस तरह से हम लोग एंड और नॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और हम लोग चाहें तो इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप कंबाइनिंग का मतलब नहीं समझ रहे हैं कि कैसे, तो अगर मैं आपको बताऊं कि आप यहाँ चाहें तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूँ कि तो जो उसकी सिटी है, मैं आपसे कहूँ कि सिटी उसकी होनी चाहिए कानपुर, ओके, एंड
एंड की जगह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंड, लिखता हूँ यहाँ पर एंड एंड, और उसके बाद जो उसकी कस्टमर आईडी है, या फिर मैं आपसे लिख देता हूँ कि या फिर जो उसकी कंट्री है, ओके, कंट्री होनी चाहिए उसकी, मान लीजिए कि इंडिया, ओके, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ और उसकी जो कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी भी शुड बी इक्वल्स टू ग्रेटर देन, ओके, 3। और अब मैं इस क्वेरी को अगर चलाता हूँ तो क्या आउटपुट आना चाहिए, पहले आप बताइए मुझे। तो सबसे पहले कि उसकी जो ये वाला अंदर वाली कम ये चीज़ चेक होगी, तो वो कस्टमर सबसे पहले हम लोग को वो निकालना है इसमें जिसकी कंट्री या तो इंडिया हो या उनकी कस्टमर आईडी 3 से बड़ी हो। तो 3 से बड़ी किसकी है, यहाँ पे हम लोग को टेबल नहीं दिख रही, चलिए मैं चला के दिखा देता हूँ फिर देखते हैं। ओके, तो ये देखिए 2 ही आउटपुट आ रहे हैं, क्या ये सही है, ये कैसे पता लगेगा। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पूरा डेटा प्रिंट करा देता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ओके, और मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास पूरा डेटा आ रहा है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो हम लोग को क्या देखना है, कस्टमर आईडी 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ा कितना है, ये सारे हैं, 3 से बड़े ये सारे डेटा है, ओके। और उसके बाद हम लोग को क्या देखना है कि जो सिटी हो वो कानपुर हो। 3 से बड़े में कानपुर कितने बार आया है, कानपुर 1 बार आया है, ओके। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली चीज़ आप ध्यान से चलते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले रिकॉर्ड्स चलते हैं, ठीक है, आपको समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सबसे पहले यहाँ से चलते हैं ऊपर वाले रिकॉर्ड। पहला रिकॉर्ड कंट्री क्या है, इंडिया है, भाई ये कंडीशन ट्रू होगी ना, आगे वाली तो देखने की जरूरत नहीं है ना। तो पहला रिकॉर्ड बाहर आया है, सिटी क्या है, कानपुर, पहले ये भी ट्रू ये भी ट्रू, सिटी क्योंकि कानपुर है, दोनों ट्रू, इक्वल्स टू पहला रिकॉर्ड ये हो गया, ठीक। दूसरे हम चलते हैं, कंट्री क्या है, जर्मनी, कंट्री क्या होनी चाहिए, इंडिया, फॉल्स। कस्टमर आईडी चेक होगी, कस्टमर आईडी 2 है, 3 से बड़ी नहीं है, फॉल्स, ये वाला रिकॉर्ड नहीं आएगा। थर्ड पे आते हैं, एना, कंट्री क्या है, यूके, कंट्री इधर क्या है, इंडिया, फॉल्स। कस्टमर आईडी 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 नहीं, ओके। फोर्थ पे चलते हैं, मैरिया, कंट्री क्या है, मारिया, कंट्री क्या है, इंडिया, तो यहाँ क्या है, इंडिया, बिल्कुल सही, 3 से बड़ी है, तो ये क्या होगा, ऐड हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, एंड ऑपरेटर, दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों कब ट्रू होंगी, जब सिटी भी कानपुर होगी, जैसा कब होगा, लास्ट वाले केस में। तो हमारे पास इसीलिए सिर्फ जब हम लोग इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 और 6। तो ऐसे करके हम लोग एंड और नॉट ऑपरेटर को कंबाइन भी कर सकते हैं अगर चाहे तो इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्लॉज के ऊपर, जो कि हम लोग का बेसिकली ऑर्डर बाई कीवर्ड। तो ऑर्डर बाई कीवर्ड क्या करता है, मान लीजिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये वाले स्टेटमेंट चलते हैं, ओके। अब मैं एक बार आपको ये दोबारा से टेबल प्रिंट कर देता हूँ। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि ये जो टेबल है इसमें कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 6 लिखी हुई है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप कैसे करेंगे ये चीज़, डिसेंडिंग ऑर्डर में इस चीज़ को प्रिंट करो। तो बेसिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास एक कीवर्ड होता है जो कि बेसिकली होता है ऑर्डर बाई। तो हम लोग लिखते हैं ऑर्डर बाई, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं कॉलम का नाम। मान लीजिए मुझे कस्टमर आईडी के हिसाब से इनको सॉर्ट करना है और इनको मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम लोग यहाँ स्पेस देंगे और लिखेंगे DESC, ओके। तो इससे क्या होता है, डिसेंडिंग, और यहाँ कंट्रोल और एंटर दबाइए और रन करिए। तो ये देखिए 6 5 4 3 2 1 हो चुका है और इस टाइप से सारा डेटा आ रहा है। बट मान लीजिए मैं आपसे फिर से कहूँ इन्हें असेंडिंग में करो, तो असेंडिंग करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप ESC लिखो, चलिए मैं करके दिखा देता हूँ, लिखो और आप रन करो, असेंडिंग हो गया, या तो आप कुछ भी मत लिखो तो भी देखिए असेंडिंग बना रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो मतलब होता है इसका वो असेंडिंग ही होता है। तो अब हम लोग इसके बाद चलते हैं, मान लीजिए मुझे कस्टमर नेम के हिसाब से इसको सॉर्ट करना है। अब कस्टमर नेम तो एक इंग्लिश वर्ड है, इसके हिसाब से कैसे सॉर्ट होगा, तो चलिए एक काम करते हैं, करके देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमर नेम, ओके, और इसको सॉर्ट करते हैं। तो अभी एक हिसाब से होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैंने सॉर्ट किया, देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। आप पूछिए कैसे, तो ये देखिए A पहले आ रहा है, H उसके बाद, L उसके बाद, M उसके बाद, R उसके बाद। तो ये बेसिकली डिक्शनरी के हिसाब से जो ऐसा होगा सॉर्टिंग, वैसा इसने सॉर्ट कर दिया। तो यही अगर मैं आपको सिटी के हिसाब से बोलूँ सॉर्ट करने के लिए, तो आप कैसे सॉर्ट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिटी, और इसको मैं अगर रन करूँ तो ये देखिए इस हिसाब से भी ये सॉर्ट हो चुका है सिटी के हिसाब से, पहले B फिर K फिर ये। ऑर्डर वाइज हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मल बस डेटाबेस से डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ओके। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट, जो कि होता है हमारा नल वैल्यूज़। तो नल वैल्यूज़ क्या होती हैं, हम लोग अब ये बात कर लेते हैं। तो नल वैल्यूज़ को जानने के लिए मैं एक बार के लिए सबसे पहला काम क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको नीचे कर देता हूँ और यहाँ पर चलता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर टेबल को ड्रॉप कर दें एक बार। तो मैं लिखता हूँ ड्रॉप टेबल, और सबसे पहले मैं ऊपर कस्टमर टेबल जो है हमारी उसको ड्रॉप कर देता हूँ, ओके। और इसके बाद मैं स्टेटमेंट को रन करता हूँ। तो इससे क्या होगा, जो हमारी टेबल है वो डिलीट हो चुकी होगी। तो आप यहाँ पर चलेंगे और देखेंगे इसके अंदर अब कोई भी टेबल नहीं बची है। तो आप चाहें तो, बट लेकिन यहाँ पे भी कानपुर आया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल मैंने यहाँ पर ये नल वैल्यू करी और इसको भी मैं यहाँ पर नल कर देता हूँ, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को
एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने इसको रन किया। ओके, डुप्लीकेट एंट्री फॉर प्राइमरी, ओह सॉरी मैं ये वाली क्वेरी रन कर चुका हूँ, मैं इसको यहाँ से चलता हूँ और रन कर देते हैं। ओके, तो ये देखिए सारी वैल्यूज रन हो चुकी हैं। आप भी एक काम करिएगा, इन सबको रन करिए, डेटा इंसर्ट करिए, और फिर मैं क्या करता हूँ नॉर्मल ये वाली क्वेरी पे चलता हूँ और इसको कंट्रोल एंटर करता हूँ, और इससे क्या होगा हमारी जो टेबल है वो नीचे प्रिंट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जगह पर यहाँ पर नल वैल्यूज़ हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे कि यहाँ पर नल वैल्यूज़ हैं। तो इसको चेक करने के लिए आपके पास एक तरीका है, आपको नॉर्मल यहाँ पर चलना है और इसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है। लिखेंगे क्या, आप यहाँ पर चलेंगे वेयर, वेयर से क्या होता है कंडीशन चेक होती है। तो वेयर जहाँ पर आपकी कंट्री है आपको पता है, जैसे कि इसमें नल वैल्यू इज नल। ओके, आप इतना लिखिए और रन करिए, और इसके बाद देखिए आपको वही सारी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ पर जिनकी कंट्री जो है नल होगी। ओके, अब आप अगर चाहें तो उन सारी कंट्रीज को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चलना है और लिखना है इज नॉट नल। ओके, और ये सॉरी वेयर, ये वाला पार्ट जो आपका यहाँ से कट करना है, वेयर कंट्री इज नॉट नल, ऐसे करके आपको लिखना है और यहाँ रन करना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि वो सारी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी जो आपकी नल नहीं होंगी। तो नॉट नल हम लोग लिखते हैं कि जहाँ पर चेक करने के लिए, और इज नॉट नल लिखते हैं जहाँ पर हम लोग को चेक करना हो कि वैल्यू नल ना हो। तो ये होते हैं नल। तो अब नल वैल्यूज क्यों होती हैं कभी भी डेटाबेस में, तो नल वैल्यूज तब होती हैं जब हम लोग को कुछ जगह पर वैल्यू इंसर्ट करनी हो और वो वैल्यू वहाँ पर हम लोग इंसर्ट ना करें। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर नल इंसर्ट तो कर दिया है, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए नल इंसर्ट कर दिया है, पर ऐसे हम लोग नल इंसर्ट करते नहीं है। मान लीजिए कि कंट्री की वैल्यू डालनी है, पर ऑप्शनल है कंट्री डालना, मतलब कि जरूरी नहीं है डालें हम लोग कंट्री, ठीक है, तो वहाँ पर नल वैल्यू आ जाती है बाई डिफॉल्ट। तो हम लोग इस चीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो हम लोग जब यहाँ पर टेबल बना रहे होते हैं तभी हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि इसमें नल वैल्यू हो या ना हो। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस टेबल को ड्रॉप किया अभी 1 सेकंड के लिए, ठीक है, टेबल ड्रॉप हो चुकी है, अब इस नाम की कोई टेबल नहीं है, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा इस टेबल बनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या देता हूँ, यहाँ जो कंट्री है वो नल नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, कंट्री डालना कंपलसरी है। प्राइमरी की तो जैसे आप नल नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, प्राइमरी की आप नल डालिए एरर दे देगा, लेकिन अभी कंट्री पे तो नल डालने दे रहा है। तो एक काम करते हैं, आप टेबल क्रिएट करते हैं एक बार, मैंने यहाँ टेबल क्रिएट करी, अब यहाँ चलते हैं, इनको इंसर्ट करते हैं एक बार, इंसर्ट किया, कॉलम कंट्री कैन नॉट बी नल, एरर आ गई, ये फ़ायदा होता है। तो आप यहाँ पर नॉट लिख के भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपकी कंट्री जो है वो नल नहीं होनी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड है भाई। तो इसी होप आपको समझ में आ गया होगा नल नॉट नल इज नॉट नल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, जो कि है बेसिकली अपडेट, एसक्यूएल अपडेट। तो बेसिकली अपडेट क्या करता है, ये हम लोग को जब किसी भी टेबल में कोई भी डेटा अपडेट करना हो, अब ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, और सबसे पहली चीज़ अब मैं क्या करता हूँ, ये सारी वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ एक बार, ठीक है, फिर से। तो क्या है, कंट्री कैन नॉट बी नल, ओके, तो कंट्री नल नहीं हो सकती, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो टेबल वैसे बना दी थी, पहले मैंने टेबल ड्रॉप करी, फिर से मैं इसको क्रिएट करता हूँ, ये क्रिएट हो गई है, और मैं फिर से इसमें इंसर्ट कर देता हूँ डेटा। तो ये सारी वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। अब आप देखना है आपको, तो आपको नॉर्मल यहाँ पर इसको रन पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए इस नॉट नल वाली कंट्रियाँ आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पर हटा दूँ इस वाली पूरी लाइन को, तो यहाँ पर वो सारी कंट्रियाँ आ जाएंगी, सारी की सारी, ठीक है, यहाँ पर नल वैल्यू है। अब मुझे क्या करना है कि मैं अपडेट स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग वैल्यूज अपडेट कर सकते हैं एक टेबल की। तो उसके लिए हम लोग को यहाँ चल के लिखना पड़ता है अपडेट, और उसका टेबल का नाम। तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ, हम लोग की कस्टमर टेबल है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कस्टमर, और उसके बाद हम लोग को क्या अपडेट करना है, किस कॉलम की वैल्यू, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेट, किस कॉलम की वैल्यू अपडेट करनी है, कंट्री की मान लीजिए अपडेट करनी है, ओके, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कंट्री, ओके, और कंट्री की क्या वैल्यू अपडेट करनी है, मान लीजिए कि कंट्री की वैल्यू हम लोग को सेट करनी है, क्या सेट करें, कंट्री की वैल्यू मान लीजिए हम लोग सेट कर देते हैं यहाँ पर इंडिया, ओके, इंडिया, ओके, लेकिन एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, इससे क्या होगा, अपडेट कस्टमर को अपडेट कर दो, ठीक है, कैसे सेट कर दो कंट्री की वैल्यू इंडिया, ठीक है, कहाँ पे सेट करें, मतलब कि कंट्री सारी कंट्रियाँ इंडिया कर दें। तो अगर मैं ये करूँगा तो देखिए इससे क्या होगा, मैंने रन किया तो इसने दिया अनसेफ क्वेरी, वार्निंग दे रहा है, ये फ़ायदा है आपको ये आईडी यूज़ करने का, देखिए वार्निंग दे रहा है अनसेफ क्वेरी, क्यों अनसेफ है, अपडेट स्टेटमेंट विदाउट वेयर अपडेट ऑल द टेबल रोज। अगर मैंने अभी इसको रन कर दिया तो ये क्या करेगा, सारी कंट्रियों में इंडिया 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 भर देगा। तो इसलिए मुझे स्पेसिफाई करना होगा कहाँ पे इंडिया सेट करो, तो मैं इसको वेयर कर दूंगा यहाँ पर, तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ वेयर, कहाँ पे अपडेट करो, या तो जहाँ पर कस्टमर आईडी जो है वो 1 हो वहाँ पर कर दो, ओके। उसने कहा चलो ठीक है कर देंगे।
अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा उसने की क्वेरी चला दी बढ़िया। अब यहाँ चलते हैं हम लोग, इसको रन कराते हैं और देखते हैं। देखिए हर्ष वाली यहाँ पर नल थी, इंडिया हो चुका है यहाँ पर। अब अगर मुझे यहाँ 5 वाले पे करना हो तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल यहाँ पर चलता हूँ, 5 करता हूँ, हो गया काम। और मैं इसको दोबारा से रिफ्रेश करा, हो गया काम, ठीक है। अभी अभी आपको मैं एक तरह से और दिखाता हूँ। अब मैंने क्या किया, इस टेबल को फिर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। फिर से एक बार नई टेबल क्रिएट करते हैं, फिर से उसमें नई नल वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, नल वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी हैं। एक बार मैं टेबल को प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ गया, ओके, मैं यहाँ गया, मैंने इसको रन किया, नल वैल्यूज आ रही हैं, बिल्कुल परफेक्ट। अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जहाँ पर नल वैल्यू नल हो, जहाँ पर मतलब कि कंट्री वैल्यू नल हो, वहाँ पर इंडिया सेट कर दो। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, वेयर कंट्री इज नल, जो मैंने आपको लास्ट में नल ऑपरेटर बताया था। यहाँ मैं लिखूंगा नल, इसके बाद मैं यहाँ चलता हूँ, यहाँ पे इसको रन करते हैं। और ये देखिए जिस जगह पे वैल्यू नल थी वहाँ पर इसने क्या कर दिया, इंडिया वैल्यू इंसर्ट कर दिया है। तो इस तरह से हम लोग टेबल में कोई भी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। मतलब कि कोई वैल्यू, मान लीजिए मुझे थॉमस का नाम है, तो जहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वहाँ कोई और कॉलम को अपडेट कर देता हूँ। मान लीजिए मुझे कंट्री तो इंडिया करनी है, साथ साथ मैंने लिख देता हूँ यहाँ पर कॉमा लगा के कि जो हमारा कस्टमर है उसका नेम जो हो जाए वो हो जाना चाहिए, जहाँ पर इंडिया कंट्री है, कंट्री इंडिया सेट कर दो और कस्टमर का नाम सेट कर दो राजेश। ओके, और यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाइएगा, ठीक है, राजेश सेट कर दो। कहाँ पर, जहाँ पर कंट्री नल हो। ओके, नल नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इज नॉट नल। ओके, तो इज नॉट नल क्या करेगा, स्पेस इज नॉट नल। तो ये क्वेरी क्या कर रही है, कस्टमर को अपडेट कर दो, कंट्री को इंडिया कर दो, कस्टमर नेम को राजेश कर दो, जहाँ पर कंट्री नॉट नल हो। तो अभी कहाँ पे कंट्री नल नहीं है, कहीं पे भी नल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बेसिकली जहाँ पर कंट्री इक्वल्स टू यूके, कंट्री जहाँ पर यूके हो वहाँ पर जाके कंट्री को इंडिया कर दो, कस्टमर नेम को राजेश कर दो, और इसको हम लोग चला देते हैं। ठीक है, क्वेरी चल चुकी है, इसको रन करा के देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए भाई, यूके वाली चीज़ का नाम राजेश हो चुका है और यहाँ पर कंट्री जो है इंडिया हो चुकी है। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे कॉलम्स को, बहुत सारी फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं अपनी वेयर क्लॉज के थ्रू और अपडेट स्टेटमेंट के थ्रू। तो होप आपको अपडेट स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले स्टेटमेंट पर, जो कि है बेसिकली हमारा डिलीट स्टेटमेंट। तो हमारा डिलीट स्टेटमेंट क्या करता है कि टेबल में से कोई वैल्यू को डिलीट करता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडिया सेट कर दिया, अब मान लीजिए मेरी तो गलती से मुझे सेट हो गया, मुझे इंडिया यहाँ से हटाना है। तो अपडेट स्टेटमेंट अपडेट करता है और अपडेट की हुई चीज़ों को मुझे डिलीट करना है। तो मैं क्या करूँगा, नॉर्मल यहाँ पर डिलीट लिखूंगा। डिलीट के बाद क्या लिखना है मुझे, कहाँ से डिलीट करना है, टेबल नेम से। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम क्या है हमारा, टेबल का नेम है हमारा कस्टमर, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर। और फिर क्या डिलीट करना है, वेयर। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो रिकॉर्ड है, ये वाला जो रिकॉर्ड है राजेश वाला, मैं ये पूरा हटाना चाहता हूँ। ये भाई गलत इंसर्ट हो गया भाई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये वाले पूरे रिकॉर्ड को ही हटा देता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर कंट्री इक्वल्स टू इंडिया। बट इससे क्या होगा, अब देखिए अगर हम लोगों ने ये चीज़ लिख दी तो इस चीज़ से क्या होगा कि ये जो है ये पूरी इस वाली फील्ड को, सिर्फ इस वाली फील्ड को नहीं उड़ाएगा। ये बेसिकली क्या करता है, ये सारी रो को उड़ा देता है जहाँ पर भी कोई स्पेसिफिक कंडीशन मिल जाएगी। तो अगर मैंने कंट्री इक्वल्स टू इंडिया लिख दिया तो यहाँ पर सिर्फ ये राजेश नहीं उड़ेगा, सारी इंडियन और कंट्रीज उड़ जाएंगी। ओके, और ये सारी डिटेल उड़ जाएगी, सिर्फ थॉमस यहाँ पर रह जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ राजेश को उड़ाने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा वेयर कस्टमर आईडी जो है हमारी, वेयर कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 3। इसलिए मैंने आपको प्राइमरी की कॉन्सेप्ट बताया था, ताकि हम लोग को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए चीज़ों को। अब अगर मान लीजिए मेरे पास प्राइमरी की जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई भी चीज़ यूनिक नहीं होती पूरी टेबल में, तो हम राजेश को कैसे उड़ाते। राजेश उड़ाने के साथ साथ कोई दूसरी चीज़ भी उड़ती, क्योंकि यूनिक कोई चीज़ थी नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और ये देखिए क्वेरी चल चुकी है। अब हम लोग यहाँ चलाने के लिए इस वाले पे चलते हैं और इसको रन करते हैं। और ये देखिए 1 2 3 वाला डेटा जा चुका है, 4 5 6 इतना डेटा रह गया है हमारे पास। तो इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले स्टेटमेंट पे, जो कि है बेसिकली हमारा सिलेक्ट टॉप स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट टॉप स्टेटमेंट क्या करता है, मान लीजिए हमारा डेटाबेस जो है उसमें बहुत सारी लाखों एंट्रीज हैं इसी टाइप के, मान लीजिए लाखों नाम है, लाखों कंट्री के नाम। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे ऊपर से 3 नाम चाहिए, बस 3 नाम जो भी हो, 3 की डिटेल मिले। तो उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, यहाँ पर नॉर्मल लिखना पड़ता है सिलेक्ट, और यहाँ पर लिखते हैं टॉप, उसके बाद 3, मान लीजिए जितने भी आपको नाम चाहिए हो। ओके, और इसके बाद आपको लिखना पड़ता है
कि आपको क्यों कौन कौन सी वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एस्ट्रिक, उसके बाद फ्रॉम और टेबल का नाम, उसके बाद यहाँ सेमीकोलन, और इसको आपको चला देना होता है। बट यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि ये वाली जो सिंटैक्स होती है ये एसक्यूएल सर्वर में चलती है, जो हमारा एसक्यूएल सर्वर होता है वहाँ पर चलती है। लेकिन माई SQL में चलाने के लिए हम लोग के पास सिंटैक्स थोड़ी सी दूसरी होती है। यहाँ पर हम लिखते हैं सिलेक्ट टॉप 3 जो होता है SQL सर्वर में चलेगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर चलाने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट। ओके, लिमिट कितनी होनी चाहिए हमारी, तो लिमिट में हम लोग लिख देते हैं नंबर। मान लीजिए मुझे 3 चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर से 3 आपको रिटर्न कर देगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ, और ये देखिए हमारे पास ऊपर से 3 डेटा आ चुका है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आप लिमिट याद रखें या टॉप याद रखें। आप जिस पे भी काम कर रहे हैं आप नॉर्मल गूगल पे जाएं और सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इतना रटने की जरूरत नहीं है ना इसमें कि टॉप लिखते हैं या लिमिट लिखते हैं। भाई कोई आपको ऐसे तो बता नहीं रहा ना, आप धीरे धीरे करेंगे आपको याद हो जाएगा। लिमिट लिखेंगे वहाँ पे टॉप लिखेंगे, पता नहीं क्यों आप लोग याद करने लगते हैं। तो याद करने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जाइए गूगल पे और सर्च करिए, आपको पता लग जाएगा एसक्यूएल सर्वर में क्या करते हैं। आपको मान लीजिए माई SQL का आप लिमिट याद कर लीजिए, ठीक है। आप गूगल पे जाइए, लिखिए लिमिट इन SQL सर्वर, और देखिए वो आपको टॉप वहाँ पे बता देगा तुरंत, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम का। तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या करता है बेसिकली, मान लीजिए कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना पूरा टेबल ले आता हूँ, और देखिए ये है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें से वो कस्टमर मेरे सामने आए जो जिसकी कस्टमर आईडी सबसे मैक्सिमम हो। ओके, तो अभी मान लीजिए मेरे पास प्राइस राइज नहीं है, तो वरना मैं प्राइस को भी सॉर्ट कर सकता था। तो अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कस्टमर मेरे सामने आए जिसकी सिलेक्ट ओके एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर टेबल, ठीक है, जिसकी कस्टमर आईडी जो है वो मैक्सिमम है, वो चाहिए मुझको कस्टमर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये, और इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ एस्ट्रिक को टैग, क्योंकि मुझे सिर्फ कस्टमर आईडी देखनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्स, और इसके बाद यहाँ पर कस्टमर आईडी, और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखिए मैक्सिमम कस्टमर आईडी क्या है, 6 है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम कस्टमर आईडी भी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको मिनिमम फाइंड करनी है, तो मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से मैक्स के लिए मैक्स वैसे मिनिमम के लिए मिनिमम। नॉर्मल इसको रन करते हैं और देखिए मिनिमम क्या है, 1। तो और पूरी टेबल अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं इस लाइन पे यहाँ से 1 सेकंड के लिए कट कर लेता हूँ, नीचे लेके आ जाता हूँ ताकि हम लोग को हेल्प रहे। ओके, तो पूरी टेबल ये, अब उसमें से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 6 है, मिनिमम क्या है 1। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं। पर मान लीजिए क्या हो अगर मैं यहाँ पर कोई इंग्लिश वाली वैल्यू दे दूँ, मतलब कि वॉर केयर वाली वैल्यू दे दूँ। तो कस्टमर नेम लेके देखते हैं पहले क्या होता है। चलिए ठीक है, यहाँ चलता हूँ, मैं लिखता हूँ कस्टमर नेम, ओके, और रन करते हैं इसको। तो भाई हर्ष आ रहा है सबसे पहले, मिनिमम नेम में हर्ष है। ओके चलिए कोई बात नहीं, मान लिया हर्ष है। मैक्सिमम में देखते हैं मैक्सिमम क्या है, रन करते हैं। मैक्सिमम में थॉमस आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप अगर यहाँ पर लेंथ लिख दीजिए इसके आगे। ओके, लेंथ भी एक फंक्शन होता है जो कि बेसिकली हम लोग को लेंथ बताता है। और अगर आप इसको चला कर देखेंगे तो देखिए आपको आउटपुट दे रहा है 6, यानी कि जो मैक्सिमम है थॉमस की लेंथ है 6, और थॉमस में 6 कैरेक्टर होते हैं। और अगर जो मिनिमम आप देखेंगे तो मिनिमम में कितने, हर्ष था, हर्ष में कितने कैरेक्टर है, 5। तो 5 से छोटा कोई और नाम नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ चलिए, तो आप देखेंगे कि इसमें 5 कैरेक्टर हैं, इसमें कितने हैं 6, ये भी 5 का ही है, लोकेश 6 का है, और ये भी 6 का है। तो इसीलिए हर्ष को मिनिमम और थॉमस को मैक्सिमम बता रहा है। तो जहाँ पर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जो कि है बेसिकली लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है, लाइक ऑपरेटर बेसिकली पैटर्न फाइंड करता है कोई भी टेबल में। तो पैटर्न फाइंड करने का क्या मतलब है मेरा, कि मान लीजिए एक काम करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि इस टेबल में से वो कस्टमर के नाम दे दो। ये छोड़िए, मैं आपसे कह देता हूँ कि इस कंट्री में इस पूरी टेबल में से मुझे उन कस्टमर के नाम चाहिए जिनकी सिटी का नाम के से स्टार्ट होता है। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। तो ये पैटर्न नहीं है ना कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि के से स्टार्ट होता हो या आर से एंड होता हो। ओके, इस टाइप से ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक ऑपरेटर का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और इसके बाद मैं इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखता हूँ वेयर, क्या जो आपकी सिटी है, सिटी का नेम लाइक कैसा होना चाहिए, एक पैटर्न अब हमें यहाँ बताना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंगल कोट्स, और इसमें हम लोग कुछ पैटर्न आखिरी कैरेक्टर, मैंने आपको क्या बताया कि पहला कैरेक्टर यहाँ पर के हो, मैंने के लिख दिया। और इसके बाद मैं बाकी कैरेक्टर मुझे नहीं पता, मुझे ये पता पहला के होना चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो आप क्या बाकी कैरेक्टर नहीं पता हो तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दूँ तो इसका ये मतलब है कि मुझे ये पता है कि सिटी का नेम के से स्टार्ट होगा, बट बाकी उसमें कितने कैरेक्टर होंगे ये सब कुछ नहीं पता। परसेंटेज का ये मतलब होता है। अब अगर मैं इसको चलाऊँ यहाँ पर, तो ये देखिए जितनी भी सिटी के नाम कानपुर थे सिर्फ उन कंट्रीज ने यहाँ पर दे दिया। और अगर मैं यहाँ पर इसको जी कर देता हूँ और इसको रन करते हैं,
तो क्योंकि जी से कोई नाम ही नहीं था इसलिए यहाँ पर कुछ भी आया ही नहीं है, और यहाँ मैं एल कर दूँ और रन करें इसको तो देखिए लंदन वाला आ चुका है। और अगर मैं आपसे कहूँ, ये मैंने परसेंटेज आगे कर दिया और मैं इसे पीछे आर लिख दूँ, स्मॉल आर, तो देखते हैं कौन कौन से नाम आते हैं। कानपुर, क्योंकि लास्ट कैरेक्टर जो है वो आर है, मैंने यहाँ देखो क्या लिखे, लास्ट कैरेक्टर आर है, लेकिन उसके आगे कितने लेटर हैं ये मुझे नहीं पता। इसको बोलते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। और लाइक क्या करता है, पैटर्न फाइंड करता है। तो इसी के साथ हम लोग अपने अगले कॉन्सेप्ट पढ़ जाते हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे पास? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम लोग के पास होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हम लोग को, अगर मैं सबसे पहले सारी कंट्री के नाम प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों ने परसेंटेज तो देख लिया, परसेंटेज क्या दिखाता है कि कितने की लेंथ हो सकती है, ठीक है, उससे उसको मतलब नहीं है। बट अब अगर हम लोग के पास एक और जो होता है वो होता है कि अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर बेसिकली क्या कर रहा होता है, अंडरस्कोर हम लोग को एक कैरेक्टर दिखा रहा होता है। मतलब कि अगर मैं लिखूं कानपुर और जो लास्ट कैरेक्टर है मुझे इतना पता है कि स्टार्टिंग उसकी कानपुर होगी और जो अगला कैरेक्टर होगा वो होगा अंडरस्कोर। तो इसका मतलब कि आखिरी कैरेक्टर क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग इतने से होगी। तो मैं इसको अगर चलाऊं तो देखिए क्या होता है, कानपुर के सारे लोग आ गए, कानपुर की सारी सिटी और सारे वो चीज़ें आ चुकी हैं। तो अंडरस्कोर क्या होता है, एक लेंथ को। ऐसे ही हमारे पास होता है एक स्टार। तो स्टार में अगर एन हटा के यहाँ पर स्टार लगा दूँ, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं एन को हटा के हैज़ लगा दूँ तो ये होता है हैज़। हैज़ क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर आएगा, वो प्रिंट कर दिया। अब मैं यहाँ चलता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ये बेसिकली कुछ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स होते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ नीचे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बताऊँ आपको, तो एक होता है हमारे पास ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स बेसिकली किस लिए काम होते हैं, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ आगे चल के कभी लाइक, तो और मैं यहाँ पे लिखूँ एच, ओके, और यहाँ ब्रैकेट और टी, इस तरह से। कभी अगर मैंने इस तरह से लिखा और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लीजिए ओ और ए, तो ये वो वाली सिटी या जो भी टेबल का नाम होगा, इसका मतलब ये होगा कि या तो ये हॉट हो सकता है या हैट हो सकता है, ओके, ये दो वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो टेबल में जिस जिस जगह पे हॉट और हैट होगा, सिटी का नाम या जो भी होगा वहाँ पे, तो वो वाली सारी वैल्यू ये रिटर्न कर देगा। तो एक तो हमारे पास ये होता है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरी क्या चीज़ होती है हमारे पास, दूसरा होता है हमारे पास डैश। तो डैश क्या करता है, डैश विद इन अ रेंज दिखाता है। मतलब कि अगर मैंने लिखा कभी लाइक और सिंगल कोट्स के अंदर मान लीजिए कि सी, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ए डैश टी, सी ए डैश बी डैश और यहाँ पर टी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, ए डैश बी डैश टी। तो अब ये क्या बताता है यहाँ पर, ये यहाँ पर रिटर्न करेगा सी ए टी कैट और सी बी टी, ओके। तो ये क्या करता है, विद इन रेंज। अगर मैंने यहाँ पर सी डी लिख दिया तो ये क्या यहाँ पर रिटर्न करेगा, बेसिकली हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा सी बी के बाद सी और टी और सी डी टी, ये चार वैल्यूज यहाँ पर ये रिटर्न कर देगा। तो ये चार कॉलम के हिसाब से हमारा काम चलेगा। तो ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट वाइल्ड कार्ड्स होते हैं जो कि आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए काम आते हैं आगे डेटाबेस में कुछ भी सर्च वर्च करने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नेक्स्ट ऑपरेटर के ऊपर, जो कि है बेसिकली इन ऑपरेटर। तो इन ऑपरेटर क्या करता है बेसिकली, तो मैं इसको इन ऑपरेटर को बताने के लिए आपको नॉर्मल सबसे पहले टेबल ले आता हूँ फिर से एक बार, ओके। और इन ऑपरेटर क्या काम कर रहा होता है, बेसिकली रेंज पे काम करता है। तो रेंज पे कैसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 से 4 के बीच में जितने भी कस्टमर हैं वो सारे चाहिए, तो आप क्या करते हैं इसके लिए, आपसे अगर मैं कहूँ तो आप यहाँ पर एक और तरीके से, सबसे पहले मैं आप देखते हैं वैल्यू किस हिसाब से निकालेंगे। आप ये बताइए, अगर मैं कहूँ मैं आपसे चाहता हूँ कि कस्टमर आईडी जहाँ 1 से 4 के बीच में हो वो सारी वैल्यूज़ मुझे दो, तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ओके, वेयर को मैं अगली लाइन में ले चलता हूँ, ओके। वेयर जो हमारी कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड हमारी जो कस्टमर आईडी है वो शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4, ओके। और इसको मैं चलाता हूँ तो देखिए मुझे क्या आउटपुट मिला, 1 2 4, ओके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही काम कर रहा है। लेकिन ये दो बार लिखने की क्या ज़रूरत है यार, मुझको जब पता ही है 1 से 4 के बीच में। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये हटाता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कस्टमर आईडी, ठीक है, और इसके बाद मैं लिखता हूँ लाइक, सॉरी कस्टमर आईडी इन, ओके। और इनके बाद मुझे यहाँ पर क्या बताना पड़ता है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोई भी वैल्यूज़ जैसे कि कैसे, मैंने वैल्यूज़ ऐसे नहीं, वैल्यूज़ 1,4। इससे क्या मतलब है, अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको, और आउटपुट देखिए क्या आ रहा है, 1 और 4 दो वैल्यूज आ गई हैं। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 1 2 4, ओके, तो क्या होगा, 1 2 4 वैल्यूज आ गई। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 3 तो क्या आउटपुट आएगा, तो भी सेम बनाए क्योंकि 3 वाली हमारे पास है नहीं। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 तो क्या होगा, 5 वाला डेटा भी आ जाएगा। तो इनका मतलब होता है एक रेंज स्पेसिफाई हम लोग करते हैं और उसके अंदर जितनी वैल्यूज होंगी उन सबको वो
प्रिंट करता है। तो मैंने 1 और 5 लिखा तो 1 और 5 का वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से हमारा जो इन है वो काम करता है। तो इनके अंदर हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये नहीं दे सकते हैं, इसके अंदर चाहे तो हम लोग एक क्वेरी भी लिख सकते हैं। क्वेरी कैसे, जहाँ पर कस्टमर आईडी क्या हो, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिलेक्ट कस्टमर आईडी, और मैंने यहाँ पर सिर्फ कस्टमर आईडी ली, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम जो हमारी दूसरी टेबल है, टेबल क्या है, फ्रॉम कस्टमर वेयर जो कंट्री होनी चाहिए, कंट्री नेम इक्वल्स टू इंडिया, और इसको हम लोग चला कर देखते हैं और फिर देखते हैं क्या, तो कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे, क्यों नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसलिए कोई वैल्यू नहीं आ रही क्योंकि मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम लिखा हुआ है, जबकि मुझे यहाँ पर लिखना है कंट्री नेम। ओके, तो आपको यहाँ पर चलना है और लिखना है कंट्री नेम। ओके, कंट्री, जहाँ कंट्री इंडिया हो, और मैं इसको रन करता हूँ और देखिए क्या आंसर आता है। तो ये देखिए जहाँ पर कंट्री इंडिया आती है इसने वो सारी वैल्यू रिटर्न कर दी। तो ये काम कैसे कर रहा है, सबसे पहले अंदर क्वेरी पे आते हैं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, वहाँ कंट्री इंडिया हो, तो कंट्री जहाँ इंडिया थी वहाँ पे क्या क्या कस्टमर आईडी थी, 1456। तो इस वाले स्टेटमेंट को आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं ऐसे 1, 4, 5, 6 से। ओके, और ऐसे करके आपने एक तरह से ये चीज़ लिखी हुई थी और आप इसने क्या किया, ये देखिए सेम चीज़ आंसर आया आपके पास 1, 4, 5, 6 से भी। तो इन क्या करता है, एक रेंज में काम करता है। तो अगर मैं चाहूँ कि अब मैं यही चीज़ हटाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नॉट इन। ओके, नॉट इन क्या काम करता है, बेसिकली जो इन सारी वैल्यूज़ को छोड़ दो और इसके अलावा जो वैल्यूज़ बची हैं उन सबको दे दो मुझे, तो ये नॉट इन काम करता है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो इन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए नेस्टेड क्वेरीज लिखने के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए। तो अब चलते हैं हम लोग अपने एक और ऑपरेटर की तरह, जो कि कुछ इसी टाइप का है, जो कि है बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, जैसे कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि वैल्यूज़ को देता है अगर कोई भी रेंज में होती है, विद इन अ रेंज। तो अभी ये क्या करता है कि जो इसके अंदर लिखी होंगी वही वैल्यूज़ देगा इन, ठीक है। लेकिन अब क्या काम होता है इसमें, मैं सारी वैल्यूज़ पहले एक बार प्रिंट कर देता हूँ। अब मैं आपसे कहूँगी 1 और 5 के बीच में सारी वैल्यूज़ दो मुझे। अभी वैसे मुझे क्या 1, 2, 4, 5 सब लिखना पड़ता था, लेकिन अब मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग और एंडिंग रेंज दे रहा हूँ। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, और इसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ आप चलेंगे लिखेंगे वेयर जो हमारी कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी वो होनी चाहिए बिटवीन 1, 2, और मैंने दूसरी कौन सी वैल्यू दी, 1 एंड 5। ओके, अब इसको मैं चला के दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। आंसर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, और मैंने यहाँ पर अगर आप यहाँ लिख दूँ 2, तो देखिए क्या आंसर आता है। तो ये देखिए 2 से वैल्यू होगी। तो बिटवीन क्या काम करता है कि हम लोग को 2 पॉइंट्स के बीच में, मतलब कि मान लीजिए 2, एक इनिशियल एक एंडिंग मिलता है, तो उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो सारी वैल्यूज दे देता है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा एलियासिस का। एलियास हम लोग कैसे देते हैं किसी भी टेबल में, तो बेसिकली एलियास क्या होता है कि एलियास हम लोग 2 चीज़ों को दे सकते हैं, या तो टेबल को दे सकते हैं एलियास, या तो हम लोग दे सकते हैं कोई भी कॉलम्स को एलियास दे सकते हैं। ओके, तो कॉलम्स को एलियास देने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट, ओके, और मैं यहाँ लिखता हूँ मैक्सिमम वैल्यू दे दो मुझे किस चीज़ की, कस्टमर आईडी की। ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पर कस्टमर नेम की दे दी है, चलो मैं नेम की मैक्सिमम वैल्यू दे दो, कस्टमर नेम की फ्रॉम कस्टमर टेबल से। ओके, अब मैं इसको चलाता हूँ, देखिए क्या आंसर आता है। ये देखिए मैक्स कस्टमर नेम आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्स की ना ऐसे लिख के है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं लिखता हूँ एज मैक्सिमम वैल्यू, और मैं इसको चला देता हूँ। देखिए मैंने इसको चलाया तो यहाँ क्या हुआ, ये जो टेबल का कॉलम है इसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो चुका है, ठीक है। वैसे ही मैं चाहूँ तो इस टेबल का नाम भी चेंज कर सकता हूँ, इसको बोलते हैं एलियास करना, एलियासिंग, ठीक है। तो मैं टेबल का नाम कैसे चेंज कर सकता हूँ, टेबल का नाम चेंज करने के लिए आपको टेबल को एज करना पड़ेगा बस। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और उसके बाद मान लीजिए मैंने एस्ट्रिक लिखा, और उसके बाद यहाँ पर फ्रॉम कस्टमर, और उसके बाद यहाँ लिखूँगा एज, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ जैसे डेटा टेबल। ओके, और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो ये जो हमारा आंसर आएगा ये डेटा टेबल से आ रहा होगा, तो लेकिन जो टेबल का नाम है वो आपको अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आपको आप अभी ये समझ सकते हैं कि ये बेसिकली डेटा टेबल से आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, टेबल को, ये टेबल जो है कस्टमर हमारी, उसको एलियास दे दिया डेटा टेबल। ओके, तो एलियासिंग आपके लिए हेल्पफुल रहेगी जब आपकी टेबल कॉलम के नाम कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे डिफिकल्ट से हो जाए, तब आप उसको एलियास यूज़ कर सकते हैं, या आपको आगे चल के जब आप 2 टेबल्स को मर्ज करेंगे तब आपको वहाँ पर एलियासिंग काम आएगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है हम लोग का ज्वाइंस का। तो बेसिकली ज्वाइंस क्या होते हैं, हम लोग ज्वाइंस को समझने के लिए मैं आपको क्या बताता हूँ कि हम लोग एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं जो हमारे काम आएगी। तो एक और टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर, जहाँ मैंने एक और पहली टेबल क्रिएट करी थी उसके बाद ही मैं यहाँ पर दूसरी टेबल क्रिएट करता हूँ। तो दूसरी टेबल क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट, ओके, और यहाँ पर लिखूँगा टेबल, और टेबल का जो नाम होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट्स। ओके, और जो हमारी प्रोडक्ट्स टेबल होगी उसमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ क्या होगी, एक होगी प्रोडक्ट आईडी। ओके,
तो मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट आईडी, और जो प्रोडक्ट आईडी होगी वो होगी इंटीजर प्राइमरी की। ओके, और जो हमारा इसके बाद होगा प्रोडक्ट का नेम होगा एक कुछ, प्रोडक्ट नेम varchar, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिया। तो टेबल क्या है हमारी, टेबल में प्रोडक्ट्स बनाई, प्रोडक्ट्स में क्या है, एक प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, कितने प्रोडक्ट स्टॉक में है, कितना प्राइस है उनका, और एक कस्टमर आईडी और इंटीजर टाइप की है जो मैंने यहाँ से ली हुई है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं, मैं आपको यहाँ पर ये क्वेरी चला के दिखा देता हूँ क्या आंसर आ रहा है। तो इसको मैंने चला के दिखाया, तो ये हमारी प्रोडक्ट टेबल है यहाँ पर। तो अब मैं अगर बात करूँ तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल, और जो मेरी दूसरी टेबल है उसको भी मैं यहाँ पर खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर चलता हूँ, इधर से मैं कस्टमर टेबल को पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो ये रही हमारी कस्टमर टेबल, और मैं इसी के बगल में यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल खोल लेता हूँ। तो ये हमारी प्रोडक्ट टेबल, और ये वाली जो है हमारी कस्टमर टेबल है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो कस्टमर आईडी है इस कॉलम में भी है यहाँ पर, और एक जो कस्टमर आईडी है वो यहाँ पर भी है। तो अगर हम इतना डेटा सिलेक्ट करें यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके, और यहाँ पर लगा दे इसके आगे इस टाइप से टेबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग चाहे तो टेबल ज्वाइन कर सकते हैं। जब मैं व्हाइट बोर्ड पर आपको समझा रहा था, तो हम लोग प्राइमरी की थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी टेबल को ज्वाइन भी कर सकते हैं भाई। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं चलूँगा कंसोल पर, और यहाँ पर ज्वाइन के लिए मैं यहाँ पर आपको ज्वाइन कमेंट में लिख देता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, ज्वाइन की। तो ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो टेबल की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम लोग को कौन कौन से कॉलम सिलेक्ट करने हैं। मान लीजिए हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम और कस्टमर टेबल से कस्टमर नेम, दो चीज़ें देखना चाहते हैं, दो टेबल, दो अलग अलग टेबल के पार्ट है। तो ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉर्मल कस्टमर नेम। ओके, और दूसरी चीज़ मुझे क्या देखनी है, दूसरी चीज़ देखनी है प्रोडक्ट नेम। ओके, अब ये कहाँ से देखनी है, सबसे पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम किस टेबल से, कस्टमर टेबल में लिख देता हूँ सबसे पहले कस्टमर टेबल, और इसके बाद हम लोग यहाँ सबसे पहली चीज़ जो करते हैं इनर ज्वाइन लगाते हैं एक। ओके, और कौन सी टेबल आपको ज्वाइन करनी है, तो इसमें आपको ज्वाइन करनी है प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोडक्ट्स, और इसके बाद आपको कहाँ पे ज्वाइन करनी है, मतलब क्योंकि जो ये ज्वाइन होता है बेसिकली वो एक कॉमन पार्ट पे ज्वाइन करता है, मतलब कि दोनों टेबलों में क्या चीज़ कॉमन है। तो मैं यहाँ पर इसको बताऊंगा कि जो हमारी कस्टमर टेबल है, यानी कि ये वाली कस्टमर टेबल, तो यहाँ पर मैंने आपको जो बताया था एलियासिंग काम आती है। तो जो कस्टमर टेबल है इसको मैं एक एलियास दे दूंगा सी, और जो हमारी प्रोडक्ट टेबल है इसको मैं एलियास दे दूंगा एक पी। ओके, तो अब इसका फ़ायदा क्या है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू पी डॉट कस्टमर आईडी। जहाँ पर ये दोनों चीज़ें इक्वल हो वहाँ पर आप मिक्स करके दोनों टेबल को मर्ज करके मुझे डिटेल दे दो। अब मैं इसको अगर चलाऊंगा यहाँ पर, देखिए मुझे आंसर क्या मिल रहा है, थॉमस बैट हर्स लैपटॉप मारिया बॉल राजेश कार। तो मुझे ये सारी क्वेरी मिल रही है। इससे क्या होगा कि दोनों टेबल मर्ज हो गई हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कस्टमर आईडी भी देख सकते हैं दोनों की। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूँ, आप यहाँ पर ये कस्टमर जो नेम है तो ये सी टेबल से, तो मैं सी डॉट कस्टमर नेम, और ये प्रोडक्ट नेम है ये पी से है, तो यहाँ पी डॉट प्रोडक्ट नेम ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि सी डॉट जो कस्टमर आईडी है हमारी वो भी आ जाए, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी डॉट कस्टमर आईडी, और इसके बाद यहाँ पर पहले पी डॉट कस्टमर आईडी, ये दोनों चीज़ें भी प्रिंट हो जाए साथ साथ। अब मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये थॉमस है जो कस्टमर है उसकी कस्टमर आईडी क्या है 2, लेकिन जो बैट है उसकी कस्टमर आईडी क्या है 2। तो ये दोनों 2 मैच कर रहे थे, इसलिए प्रोडक्ट और ये आपस में भी मिक्स हो गए। तो बेसिकली इनर जॉइन क्या करता है, दो टेबल्स को मर्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम, जो कॉलम दोनों में कॉमन होता है। उसके बाद अगर कोई भी कॉलम कॉमन नहीं है तो क्या करेगा, ये कुछ भी मर्ज नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पर कस्टमर आईडी की जगह पर कुछ भी लिख दूँ, जैसे कि प्रोडक्ट नेम लिख दूँ, ओके, तो यहाँ पर कुछ भी कॉलम नहीं है, तो मैं अगर इस क्वेरी को रन करूँगा तो देखिए मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये होता है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या करता है, दो टेबल्स को ज्वाइन करता है। तो मैं यहाँ पर इनर जॉइन लिख देता हूँ सबसे पहले, और यहाँ से क्या है ज्वाइन स्टार्ट है। तो ये जो पूरी हमारी बुक है, ये नोटबुक टाइप की है, ये सारी क्वेरीज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक फाइल का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं सीधे, और इनको अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको याद ना रहे कोई भी चीज़ तो आप यहाँ जाके सीधे देख सकें इनको। तो इनर जॉइन हमारा इस तरह से काम करता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं इसको वापस से कस्टमर आईडी कर देता हूँ, कस्टमर आईडी। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे जॉइन की तरफ, जो कि हमारा लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन बेसिकली क्या करता है कि अभी क्या था, हमारी एक कस्टमर टेबल थी, एक हमारी प्रोडक्ट टेबल थी, दोनों में कुछ पार्ट कॉमन था, उसने कॉमन पार्ट के हिसाब से क्या किया, इन दोनों टेबल को मिक्स कर दिया। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर ये इस पार्ट को, इतने पार्ट को यहाँ से हटा के यहाँ पर एक बार आपको एस्ट्रिक लगा के और दिखा देता हूँ। ओके, अब इसको हम चलाते हैं। तो अब देखिए कुछ इस तरह से हमारी टेबल जो है देखिए ज्वाइन हो गई थी। ये देखिए पहली ये कस्टमर टेबल के लिए पूरा डिटेल है, और जो ये बाद में है ये प्रोडक्ट टेबल के लिए पूरी डिटेल है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये देखिए पूरी टेबल यहाँ पर ज्वाइन हो चुकी है। और अगर आप यहाँ देखेंगे ध्यान से तो इसमें 4 ही रिकॉर्ड आए हैं, लेकिन कस्टमर टेबल में जबकि 5 रिकॉर्ड है।
तो 5 रिकॉर्ड क्यों नहीं आए? क्योंकि जो प्रोडक्ट टेबल है उसमें 4 ही रिकॉर्ड है, तो 4 ही कस्टमर आईडी के लिए यहाँ पर रिकॉर्ड मैच हुए होंगे। 4 कौन कौन सी कस्टमर आईडी थी? 2146, और कस्टमर में क्या है? 2146। जो 5 वाली एंट्री है कस्टमर आईडी की वो इधर नहीं है, तो इसका मतलब इसने 5 वाली डिटेल भी हम लोग को नहीं दिखाई है। ओके, देखिए यहाँ पर 5 वाली कोई भी डिटेल नहीं है इन दोनों में। तो इनर जॉइन इस तरह से काम करता है। लेकिन लेफ्ट जॉइन में क्या होता है कि ये चीज़ नहीं होती है। मैं इसको एक बार के लिए अंडू कर देता हूँ यहाँ। तो लेफ्ट जॉइन में क्या ऐसा नहीं होता। लेफ्ट जॉइन में क्या होता है, जो लेफ्ट वाली टेबल है वो तो पूरी पूरी प्रिंट होगी, लेकिन राइट वाले का कॉमन पार्ट लेफ्ट वाले में जरूर प्रिंट हो जाए, ऐड हो जाएगा अगर कॉमन कुछ होगा। कैसे, अगर आपको समझ नहीं है, मान लीजिए कस्टमर टेबल को मैं लेफ्ट में मानता हूँ कि मेरी ये फर्स्ट टेबल है, ये लेफ्ट में है, ठीक है। तो ये टेबल तो प्रिंट होगी, कॉमन कुछ हो या ना हो, तो ये टेबल तो पूरी डिटेल हमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन राइट का जैसे ये पार्ट कॉमन है, तो ये इस वाली टेबल में मर्ज हो जाएगा अगर कुछ भी कॉमन है। तो नहीं है तो कोई बात नहीं, ये वाला कुछ भी नहीं आएगा इसमें। ओके, तो ये वाला कोई भी पोर्शन नहीं आएगा अगर ये मान लीजिए कस्टमर आईडी नहीं हो। ओके, लेकिन ये वाला पार्ट तो फिर भी पूरा आएगा। तो चलिए काम करते हैं, एक बार मैं आपको यहाँ सिंटैक्स इसकी लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लिखेंगे सिलेक्ट, और कौन कौन से कॉलम हमें सिलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहली चीज़ जो लिख लेता हूँ वापस से, तो सी में मानूंगा एलियास, तो सी डॉट कस्टमर नेम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ओके, और सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रॉम ही लिख देता हूँ, फ्रॉम कस्टमर टेबल। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन फ्रॉम कस्टमर। ओके, और यहाँ पर लिखते हैं लेफ्ट ज्वाइन, और यहाँ पर आपको लिखना है कस्टमर, लेफ्ट ज्वाइन कस्टमर नहीं, दूसरी टेबल आपकी क्या है? प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स, और कब ज्वाइन करना है? ऑन, जहाँ पर आपका जो कस्टमर हो सी डॉट, यहाँ पर आप एक काम करिए, ये जो है कस्टमर आपका, इसको एक एलियास दे दीजिए आप यहाँ पर, कस्टमर एज सी, और जो प्रोडक्ट है उसको एज पी। ओके, अब यहाँ पर आप लिखिए सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स टू पी डॉट कस्टमर आई डी, और इसके बाद आप चलिए यहाँ पर आपको लिखना है पी डॉट कस्टमर नेम कॉमा पी डॉट प्रोडक्ट नेम। ओके, अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको चलते हैं और चला के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप देखिए यहाँ पर 5 एंट्री आ रही हैं जो कि हमारे इनर जॉइन में नहीं आ रही थी। तो मैंने आपको क्या कहा था, लेफ्ट वाली टेबल यानी जो कस्टमर टेबल है जो पहले लिखी है हम लोगों ने, वो तो इसने पूरी प्रिंट करी। ओके, लेकिन जो बाद में जो टेबल लेफ्ट में ज्वाइन करी है प्रोडक्ट टेबल में जितनी एंट्री थी उतनी लिखी, और जो नई एंट्री थी वहाँ पे इसने नल इंसर्ट कर दिया। तो मैंने आपको बताया था कि नल एंट्रीज किस तरह से टेबल में आ सकती हैं। ओके, तो इसी चीज़ को अगर हम कॉलम को नॉट नल रखेंगे तो ये चीज़ ऐसे नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को एस्ट्रिक करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि लोकेस के आगे जितनी भी एंट्री है सारी नल होंगी, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में उसके लिए कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर मैं एस्ट्रिक लगाऊँ और चलाऊँ तो ये देखिए, इसने फिर भी ये सारी एंट्री यहाँ तो 5 ही 5 करी है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4 ही करी है, जहाँ पर ये कस्टमर आई डी 2146 से मैच हो रही है। अगर मैं इसको सॉर्ट करके आपको दिखाऊँ तो 1 2 5 4 5, तो 1 2 4 और 6, यहाँ देखिए ये पूरी जो कॉलम है नल है लोकेस के लिए, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रोडक्ट में रिकॉर्ड था ही नहीं। और यही अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की जगह पर मान लीजिए कि अगर मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, जहाँ पर कस्टमर आईडी किसी भी चीज़ से ना मिले, यानी कि मैं मान लीजिए प्रोडक्ट नेम लिख दूँ, तो ये चीज़ तो कभी कंडीशन ट्रू ही नहीं होगी। मतलब ये ठीक, कभी कस्टमर आईडी प्रोडक्ट नेम से तो मैच नहीं कर सकती, तो इसलिए इसका मतलब ये सारी चीज़ें नल होनी चाहिए। तो हम लोग एक बार इस क्वेरी को और चला के देख लेते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो ये देखिए सारी चीज़ें जो है नल आ रही हैं, जबकि हम लोगों को क्या है ये टेबल फिर भी प्रिंट हो रही है। जबकि इनर जॉइन में ऐसा क्या था, इनर जॉइन में कोई भी रिकॉर्ड नहीं आता था इसके बाद। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है लेफ्ट जॉइन काम करता है। तो लेफ्ट जॉइन की तरह सेम होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या करता है कि राइट वाली टेबल को दिखाता है पूरा, और लेफ्ट वाली टेबल जो होती है उसको नल कर देता है अगर उसमें कोई वैल्यू नहीं मैच करती। या तो आप ऐसे समझ लीजिए जो कॉमन पार्ट होता है सिर्फ उसको राइट वाली टेबल में मर्ज करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ राइट ज्वाइन, ओके, तो राइट ज्वाइन में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले सिलेक्ट, वही अपना सिलेक्ट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एस्ट्रिक मान लीजिए। ओके, और इसके बाद यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम, और इसके बाद हमें सबसे पहली टेबल कौन सी लेनी है, सबसे पहली टेबल मैं लेता हूँ यहाँ पर कस्टमर, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर एच सी, और उसके बाद यहाँ पर राइट ज्वाइन प्रोडक्ट्स एस पी ऑन सी डॉट कस्टमर आई डी इक्वल्स टू पी डॉट कस्टमर आई डी। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यहाँ पर रन करके देखते हैं या आंसर क्या आता है। तो आप देखिए जो हमारी ये कस्टमर टेबल है ये तो पूरी आ रही है यहाँ पर, और प्रोडक्ट टेबल है वो भी यहाँ पर पूरी आ रही है। बट यही अगर मैं चीज़ यहाँ पर प्रोडक्ट कर दूँ, पहले प्रोडक्ट्स एस पी, और यहाँ पर आके मैं कर दूँ कस्टमर एच सी। ओके,
कस्टमर एच सी। और इसको अगर मैं चला कर दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये वैल्यूज़ देखिए नल आ रही हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लेफ्ट वाली टेबल है, जो यहाँ पर वो टेबल तो यहाँ पर पूरी प्रिंट हो रही है, मतलब कि जो बेसिकली हमारी ये लेफ्ट वाली टेबल है उसको तो पूरा ही प्रिंट होना पड़ेगा, क्योंकि राइट वाली टेबल को हम लोग को पूरा करना है। और लेफ्ट वाली टेबल में कोई वैल्यू नहीं है, यानी प्रोडक्ट में कोई भी वैल्यू नहीं मैच कर रही है कस्टमर वाली टेबल से, तो इसलिए यहाँ पर इसने नल प्रिंट किया है। ओके, तो इस तरह से राइट जॉइन हमारा काम करता है। तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्लॉज के ऊपर, जो कि है बेसिकली हम लोग का, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, जो कि है हम लोग का बेसिकली यूनियन। तो यूनियन क्या करता है, बेसिकली हम लोग की दो क्वेरी चलाते हैं, जो उनका रिजल्ट बनता है। मान लीजिए कि हमने एक क्वेरी चलाई, उसका एक टेबल बनी, दूसरी क्वेरी चलाई, उसका एक टेबल बनी, उन दोनों को कर देता है मर्ज। तो अगर मैं यहाँ पर एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके, और मैं इससे क्या आएगा, इस टेबल, अगर मैं इस क्वेरी को रन करूँ नॉर्मल, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्ट टेबल पूरी आ जाएगी। और मैंने अगर यहाँ पर दूसरी क्वेरी लिखी, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर, ओके, तो इससे क्या होगा, दूसरी हमारे कस्टमर का पूरा डेटा आ जाएगा। मैं इसको भी चलाता हूँ, ओके। लेकिन अब अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर बीच में सिर्फ मुझे यहाँ पर यूनियन लिखना होगा, और मैंने यहाँ पर यूनियन लिखा, और ये क्या करेगा, इन दोनों को मर्ज कर देगा। तो इसके लिए मुझे यहाँ से सेमीकोलन हटाना है, और मैं अब इस क्वेरी को क्या करता हूँ, चलाता हूँ एक बार। तो ये देखिए क्या हुआ, इसने ये जो पहला टेबल थी वो और जो दूसरी टेबल थी, उन पूरी टेबल्स को मर्ज कर दिया है यहाँ पर। ये देखिए, आप अगर देख पा रहे होंगे, तो इसने इन दोनों टेबल्स को पूरी तरह से यहाँ पर मर्ज कर दिया है। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर यूनियन का यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर चाहें तो इसको ऑर्डर बाई क्लॉज भी इसमें लगा सकते हैं, और यहाँ पर ऑर्डर बाई के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं ऑर्डर बाई, मान लीजिए आपने प्राइस लिख दिया, ओके, और इसके बाद आप यहाँ पर इसको रन करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर बाई से ये ऑर्डर बाई हो जाएगा, ओके। या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा ऑर्डर बाई प्रोडक्ट आईडी, ओके, तो ये देखिए इससे क्या होगा कि ये प्रोडक्ट के हिसाब से सारे ऑर्डर्ड हो जाएंगे। बट यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि जो हमारी दूसरी टेबल थी उसमें प्रोडक्ट थे ही नहीं, प्रोडक्ट आईडी, तो भी इसमें, तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा आप ना करें, आप यहाँ पर ध्यान से देख के लगाएं कि प्रोडक्ट आईडी, आप जो ये यूनियन लगाते हैं, तो बेसिकली आप ये पूरी टेबल पे ना लगाएं, कुछ पर्टिकुलर कॉलम पे लगा दें। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम के ऊपर, मान लीजिए मैंने जैसे यहाँ पर लगाया, ओके, मैं यहाँ पर नेम पे लगा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा प्रोडक्ट नेम, ओके, और इसको मैं लिख देता हूँ एज नेम, और यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कस्टमर नेम, ओके सॉरी, मैं यहाँ पर आता हूँ इस जगह पर, ठीक है, यहाँ से मैं कस्टमर नेम का कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, और ये भी एज नेम। वैसे इसमें एज नेम लिखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ। ओह सॉरी, यहाँ पर ऑर्डर बाई प्रोडक्ट आईडी, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट आईडी अब सिलेक्ट नहीं कर रखा है, ओके। अब इस क्वेरी को हम लोग चलाते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब हमारे पास प्रोडक्ट के नेम और वो सारे नेम, नाम जो नॉर्मल यूजर के थे, कस्टमर नेम, सारे नेम के अंदर आ रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं यूनियन को यहाँ पर। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, जो कि है बेसिकली हम लोग का ग्रुप बाई क्लॉज। तो ग्रुप बाई क्लॉज क्या करता है, मैं ग्रुप बाई क्लॉज बताने के लिए आपको यहाँ पर एक बार को टेबल दिखाना चाहूँगा एक। तो मैं लिखता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर्स, ओके, और मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है कि कंट्रीज आ रही हैं, बेसिकली नाम आ रहा है, पूरी कस्टमर टेबल है हम लोग की। तो अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पता लग जाए कि इंडिया के कितने कस्टमर हैं, टोटल नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं इंडिया के, और जर्मनी कितने। तो ऑर्डर बाई क्या करता है कि किसी कॉलम की सेम वैल्यू के हिसाब से उसको ग्रुप करता है टेबल को, ओके। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं यहाँ पर लिख के आपको दिखाता हूँ, और हो सकता है इससे आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ग्रुप बाय, ओके, और यहाँ ग्रुप बाय करने के लिए आपको करना होता है, बेसिकली आप लिखेंगे यहाँ पर सिलेक्ट, और आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मुझे पता लग जाए कि सब कंट्री का नाम कौन सा है, ठीक है। मैं सब लोगों को बताऊँगा कि भाई कंट्री कौन सी है, कंट्री, और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि काउंट क्या है कंट्री का, ठीक है, कि कौन सी कंट्री कितने बार है। और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम कौन सी कस्टमर टेबल से, ओके, और यहाँ पर काउंट लिखना है आपको, काउंट कंट्री, ओके। अगर मैं इस क्वेरी को अभी चलाता हूँ तो देखिए क्या आंसर आता है। तो देखिए इंडिया जो है वो 5 बार है, इसने बता दिया, ओके, पर क्या सच में 5 बार है इंडिया? मैं यहाँ पर चल के देखता हूँ, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, इंडिया तो 4 बार ही है, 5 बार तो है नहीं इंडिया। तो ये तो गलत बता रहा है ना यहाँ पर, ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने क्या किया, 5 रिकॉर्ड में इंडिया ही काउंट कर लिया, और लास्ट में इंडिया था इसलिए इसने वो प्रिंट कर दिया। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर हम लोग को काम आता है ग्रुप बाई क्लॉज। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ग्रुप बाई, और हम लोग को किस चीज़ से ग्रुप करना है, तो कंट्री से ग्रुप करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कंट्री, और ये काउंट यहाँ से हटा देना है। तो ये क्या करेगा कि कंट्री के हिसाब से इसको ग्रुप कर देगा, और मैं इसको नॉर्मल रन करता हूँ, ओके। तो ये देखिए अब इसने बताया कि जर्मनी 1 बार है, और जो इंडिया है वो 4 बार है। तो आप अगर चाहें तो इसको इसी में यहाँ पर और ग्रुप बाई भी, ऑर्डर बाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑर्डर बाई आप लोग यहाँ पर लिख दीजिए, मान लीजिए कि जो आपका काउंट है, तो यहाँ जो काउंट है, तो मैं इसको एज लगा के COUNT लिख देता हूँ एक बार को,
एज काउंट। ओके, और अब इसको लिखता हूँ ऑर्डर बाई काउंट, और इसको अगर मैं चलाऊंगा तो ये देखिए यहाँ पर 1 और 4 आ रहा है। अगर मैं इसको DSC करना चाहूँ, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा ये। ओके, तो ये देखिए 4 और 1 आ रहा है। तो ग्रुप बाई क्या करता है, बेसिकली किसी भी कॉलम के हिसाब से पूरी टेबल को ग्रुप कर देता है, मतलब सेम वैल्यूज है अगर तो उनको एक ग्रुप बना देता है कि उसमें कितने नंबर है, हम लोग को ये पता लग जाता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर, जो कि है, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेसिकली वो है केस स्टेटमेंट। तो केस क्या होता है, केस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। केस क्या होता है कि स्विच की तरह होता है बेसिकली। जैसा कि हम लोग स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें जो हम लोग स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं, नेस्टेड इफ एल्स लगाते हैं, वैसा काम करता है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे। मैंने यहाँ लिखा सिलेक्ट, और उसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ कि मान लीजिए कस्टमर नेम, ओके, कॉमा, यहाँ पर मुझे लिखना होगा केस, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ वैन। वैन के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, कंडीशन। तो कंडीशन में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि जो हमारी कंट्री का नेम है, ठीक है, अगर वो इक्वल्स टू है कानपुर के, ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे देन, और इसके बाद द कंट्री नेम इज कानपुर। ओके, एक्चुअली सो बेसिकली यहाँ पर एक कंट्री नेम नहीं, सिटी नेम है, हम लोग को यहाँ पर सिटी नेम लिखना है। ओके, और यहाँ पर भी कंट्री चेक नहीं करनी है, हम लोग को यहाँ पर सिटी चेक करनी है। ओके, और सेम चीज अगर मान लीजिए हमारे पास एक और कंडीशन है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ व्हेन सिटी इक्वल्स टू लंदन। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि नेस्टेड कंडीशन लगा सकते हैं। और इसमें भी हम लोग यहाँ पर, मैं यहाँ से ये रिकॉर्ड कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और इसको यहाँ पर लिख देता हूँ लंदन। ओके, अब मान लीजिए कि हमारी जो सिटी का नाम है इन दोनों में से नहीं है, जो कि हम लोगों ने जर्मनी जैसे कि लिखा हुआ था। नहीं, हमारी क्या टेबल का नाम क्या था, बर्लिन। ओके, तो बर्लिन बेसिकली क्या है, जर्मनी में है। तो हमारी यहाँ पर सिटी का नाम और कुछ है, ठीक है। मान लीजिए हमारी और भी बड़ी टेबल है, उसमें कुछ और नाम है, तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को यहाँ पर आना है और हम लोग एल्स एक कंडीशन लगाते हैं। एल्स में हम लोग क्या लिख देते हैं कि जब कोई भी कंडीशन ऊपर की ट्रू ना हो तो कौन सी कंडीशन, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द सिटी नेम इज नॉट लिस्टेड। ओके, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एंड का यूज करेंगे, और इसके बाद इस कॉलम का क्या नाम हो, पहला तो कस्टमर नेम आना चाहिए, दूसरा क्या नाम आना चाहिए, सिटी इन्फो। ओके, दूसरा आना चाहिए सिटी इन्फो नाम से। तो यहाँ मैं अंडरस्कोर लगा देता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा फ्रॉम, और इसके बाद हमारे किस टेबल से, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कस्टमर टेबल से, और इसको मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए पहला हर्ष कहाँ पे है, सिटी इज कानपुर। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले कस्टमर टेबल पे। तो ये देखिए पहला है कानपुर, फिर क्या है लंदन लोकेश का, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं हर्ष पे, सिटी इज कानपुर, ठीक है, लोकेश पे सिटी इज लंदन, बिल्कुल परफेक्ट सही आ रहा है। फिर क्या है नोएडा, बर्लिन और कानपुर। तो फिर चलते हैं यहाँ पे, देखिए नोएडा के लिए नॉट लिस्टेड, और इसके लिए सिटी कानपुर और नॉट लिस्टेड, क्योंकि बर्लिन भी हम लोग के पास थॉमस और मारिया का नॉट लिस्टेड है। तो थॉमस क्या है बर्लिन, और मारिया क्या है लंदन, तो मारिया क्या है नोएडा, तो इन दोनों के लिए हमारे पास नॉट लिस्टेड है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसके लिए क्या है लंदन। तो हम लोग क्या बेसिकली क्या करते हैं, इससे मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं और उनके हिसाब से कोई भी एक रिजल्ट दे सकते हैं कस्टमर को। तो ये वैन स्टेटमेंट कब यूज होता है, जब हम लोग को बहुत सारी कंडीशंस के हिसाब से, मान लीजिए हमें कुछ सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग रिजल्ट देना होता है तब। तो ये बेसिकली इफ एल्स की तरह काम करता है। तो अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं जिन चीज़ की, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग स्टोर्ड प्रोसीजर्स। तो स्टोर्ड प्रोसीजर्स क्या होते हैं बेसिकली, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली आप तक जितनी चीज़ें पड़ी वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जितनी भी आगे एचटीएमएल प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहाँ स्टोर्ड प्रोसीजर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे एडवांस लेवल्स पे। तो स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होते हैं कि आपने फंक्शंस पढ़े कभी। फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि हम लोग सिर्फ एक बार लिखते हैं, पर उसको कॉल बार बार कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कभी जैसे कि एक फंक्शन यहाँ पर लिख दूँ, मान लीजिए कि कोई फंक्शन है मेरा, अभी मैं सिर्फ नॉर्मल आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, फंक्शन उसका कुछ नेम है, ओके, और ऐसे करके उसकी कुछ बॉडी होती है, बॉडी के अंदर हम लोग कुछ स्टेटमेंट लिख देते हैं। जैसे ये फंक्शन क्या करे, 2 नंबर का सम करे, ओके, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा num1 प्लस num2, ओके, और वो उसका रिजल्ट जो है मुझे रिटर्न कर दे, रिटर्न रिजल्ट मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, res इक्वल टू num1 प्लस num2। तो अब मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ अपने कोड में फंक्शन को कॉल करूँगा ऐसे, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये मुझे 2 नंबर का सम लेगा, 2 नंबर मुझसे इनपुट लेगा और उनका सम मुझे दे देगा। तो मुझे बार बार ये दोनों लाइनें नहीं लिखनी पड़े, ओके। ऐसे ही आप समझ सकते हैं फंक्शन कितना भी बड़ा हो सकता है, कुछ भी काम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन हम लोग क्या करता है कि कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है, मतलब कि एक ही कोड को हम लोग बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो वैसे ही स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं कि हाँ अपने कुछ एसक्यूएल स्टेटमेंट को एक स्टोर्ड प्रोसीजर में ब्लॉक कर सकते हैं
और उनको बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग स्टोर प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर का नाम तो यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए कि हमारा डिस्प्ले प्रोसीजर है, जो बेसिकली क्या करेगा कि हमारी कस्टमर टेबल को बस नॉर्मल प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले प्रोसीजर, और उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है बिगिन, ओके। और इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेरी लिखनी है, तो मैंने जैसे मान लीजिए लिख दिया है सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर। तो हमारी सिर्फ इतनी सी क्वेरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर जो हम लोगों ने बना दिया है, आप लोग चाहें तो इसके नीचे और भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, ओके। तो हमारे यहाँ पर मैंने एक क्वेरी बना लिया। तो ये क्या करेगा, दोनों टेबल्स को प्रिंट करेगा नॉर्मल। तो हमने दो स्टेटमेंट एक साथ कंबाइन कर लिए, और उसके बाद मैं नीचे चलता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, नॉर्मल इसको प्रोसीजर को कॉल करूँगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कॉल डिस्प्ले प्रोसीजर, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई यहाँ पर इसको कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम बेसिकली सिर्फ इतनी से कि हम लोग को यहाँ पर ब्रैकेट के साइन लगाना है, और उसके बाद मैं इस बार यहाँ पर आता हूँ, उसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको टिक लग चुका होगा, ये ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट हो चुका है। मुझे सिर्फ इस प्रोसीजर को एक बार कॉल करता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। मैंने इसको कॉल किया, तो देखिए इसने रिजल्ट में मुझे क्या दिया, एक किया प्रोडक्ट आईडी दे दी है, यहाँ पर प्रोडक्ट टेबल दे दी है, और यहाँ पर इसने क्या दिया, मुझे कस्टमर टेबल दे दिया। तो हमारा जो स्टोर प्रोसीजर है वो परफेक्टली काम कर रहा है। बट अब अभी बात कर लेते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर हम लोगों ने बनाया। मान लीजिए हम लोग कुछ एडवांस स्टोर प्रोसीजर बनाना है, जो फंक्शन होते हैं उसमें हम लोग आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, यहाँ से कुछ वैल्यू दे सकते हैं और यहाँ पर कुछ वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कि मैं वही कस्टमर से प्रिंट कराना चाहूँ जिनकी कंट्री है इंडिया है, ठीक है, और वही प्रोडक्ट से प्रिंट कराना चाहूँ जिनकी जो प्रोडक्ट, या मान लीजिए इनका जो प्राइस है या जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 है, ओके, सिर्फ इतना काम। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे कुछ वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो वेरिएबल्स के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा इन। तो इन क्या करता है, इनपुट को बताता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, कंट्री। तो कंट्री के लिए मैं यहाँ पर सी वेरिएबल बना लेता हूँ, जो कि होगा नॉर्मल वेर कैर, ओके। तो मैं यहाँ पर वेर कैर लिखता हूँ, जो कि साइज 30 हो सकता है जिसका। और दूसरा वेरिएबल जो होगा हमारा, उसके लिए मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कि आईडी, ओके, जो हमारी आईडी होगी, और वो होगा इंटीजर टाइप का। अब हम लोग चलते हैं कि जो यूज़र हमको सी देगा, जो कि कंट्री होगी, और यहाँ पर मैं वेयर कंडीशन लगाता हूँ, वेयर कंट्री इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सी, क्योंकि जो यूज़र ने मुझे यहाँ पर पास किया होगा, ओके। और ऐसे ही सेम मैं इस वाले ब्लॉक में भी आके यहाँ पर वेयर ब्लॉक लगा सकता हूँ, वेयर क्लॉज। और वेयर क्लॉज में मैं यहाँ पर लिखूंगा वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल्स टू आईडी, जो हम लोग को यहाँ पर पास हुई है। हम लोग को बस यहाँ पर क्या करना है कि ये जो प्रोसीजर है इसको नॉर्मल सिर्फ ये दो वैल्यू पास करनी है। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे पास करनी है वो होगी एक वेयर कैर। तो वेयर कैर में मैं लिख देता हूँ इंडिया, कॉमा, और जो दूसरा ब्लॉक होगा वो एक आईडी देनी है। तो आईडी हम लोग को देनी है, वो मैं देता हूँ मान लीजिए 1, और उसके बाद मैं इस प्रोसीजर को कॉल करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर कुछ एरर आएगी। एरर ये आएगी कि एरर ये आ रही है यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जो प्रोसीजर पिछला बनाया था उस प्रोसीजर हमने कोई वैल्यू नहीं दी थी, हमें ये प्रोसीजर दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। रिक्रिएट करेंगे तो बताएगा ओके, रिक्रिएट करेंगे तो ये बताएगा ऑलरेडी एग्जिस्टेड। तो इसके लिए एक बार मैं क्या करता हूँ, ये वाले प्रोसीजर को एक बार ड्रॉप कर देता हूँ, ओके, क्योंकि वो पहले से मेमोरी में बन चुका है। तो ड्रॉप करने के लिए हम लिखते हैं ड्रॉप प्रोसीजर और डिस्प्ले प्रोसीजर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल इस स्टेटमेंट को कॉल कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये प्रोसीजर जो है डिलीट हो जाएगा मेमोरी से। अब इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से रन करते हैं। अब ये प्रोसीजर हमारा देखिए सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहाँ पर चलते हैं और इसको नॉर्मल कॉल कर देते हैं। तो ये देखिए जिसकी प्रोडक्ट आईडी 1 थी वो वाला आउटपुट आ गया है, और रिजल्ट में जिनकी कंट्री इंडिया थी वो वाला आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि स्टोर्ड प्रोसीजर का यूज़ करते हैं हम लोग एसक्यूएल में। ध्यान रखिए कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए आगे चल के। तो अब हमारी जो अगली चीज़ है वो है ऑल्टर टेबल स्टेटमेंट। तो ऑल्टर टेबल बेसिकली क्या करता है कि ऑल्टर टेबल जो पहले से बनी बनाई टेबल होती है उसमें मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग ऑल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। मान लीजिए एक टेबल बनी है, उसमें कुछ कॉलम मुझे उड़ा देना है, कोई कॉलम ऐड करना है ना यार, नई फॉरेन की ऐड करनी है जो लोग टेबल बनाते टाइम ऐड नहीं थी, तो वहाँ पर ऑल्टर टेबल का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए जैसे हमारी प्रोडक्ट टेबल है, और प्रोडक्ट टेबल में मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा प्राइस वाला पार्ट है, ओके, मैं चाहता हूँ कि ये जो प्राइस वाला पार्ट है या तो इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए एक काम करता हूँ, प्राइस वाला पार्ट हटाता नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ एक और कॉलम में यहाँ पर ऐड कर दूँ जो कि होगा हमारा इन स्टॉक, ओके। तो मैं इन स्टॉक ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगा ऑल्टर टेबल, और उसके यहाँ पर लिखा जाता है टेबल का नाम। तो टेबल का नाम क्या है, हमारी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स, और उसके बाद मुझे क्या करना है, एक कॉलम ऐड कर देना है। तो मैं लिखूँगा ऐड कॉलम, और यहाँ पर कॉलम का नेम, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन स्टॉक्स, ओके। और जो कॉलम होगा हमारा उसका डेटा टाइप क्या होगा, वो की होगा इंट, क्योंकि नंबर होना चाहिए वहाँ पे। और इसको मैं नॉर्मल एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए आप जो रिजल्ट आएगा इसका, वो आप ऐसे इसकी जगह पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ मैं लिखूँगा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम
प्रोडक्ट्स में देखता हूँ क्या चेंजेस हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन स्टॉक जो है एक नया कॉलम ऐड हो चुका है जिसमें सारी वैल्यूज जो है नल है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कॉलम क्रिएट किया है, कॉलम में कोई वैल्यू ऐड नहीं करी है। ओके, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, टेबल को ऑल्टर कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसी कॉलम को डिलीट भी करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा फिर से ऑल्टर टेबल। ओके, और मैंने कौन सी टेबल सेलेक्ट करी, प्रोडक्ट सेलेक्ट करी। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ ड्रॉप, उसके बाद कॉलम, ड्रॉप कॉलम, और कॉलम का नेम क्या है हमारा, इन स्टॉक्स। ओके, और इन स्टॉक्स को मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पर रन करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर इस चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे तो देखिए यहाँ से इन स्टॉक्स जो है वो जा चुका है। तो इस तरह से हम लोग ऑल्टर टेबल के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट पहले से बनी बनाई टेबल में कोई भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इससे हम लोग ऑल्टर टेबल से बाद में फॉरेन की ऐड कर सकते हैं, प्राइमरी की ऐड कर सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं चीज़ों को। बट ये चीज़ें धीरे धीरे करके हम अभी आगे वाले स्टेटमेंट में जाएंगे। अभी चलते हैं हम लोग अपने कीवर्ड, अगले कीवर्ड की तरफ, जो कि है यूनिक। तो यूनिक क्या करता है, बेसिकली यूनिक बताता है टेबल में कि कोई भी चीज़ एक यूनिक है। तो कैसे हम लोग ये बताते हैं, चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक नई टेबल बनाता हूँ। तो जो हमारी नई टेबल होगी तो मैं लिखता हूँ क्रिएट टेबल डेमो। ओके, अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी आईडी जो कि होगी इंटीजर टाइप की। अब मैं आपसे अगर बोलूँ कि वो प्राइमरी की है, चलो तो आप लिख देंगे नॉर्मल ऐसे प्राइमरी की है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ नॉट नल है तो आप यहाँ लिख देंगे नॉट नल है। बट आपको मैं बताना चाहूँगा कि प्राइमरी की जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट भी नॉट नल ही होती है, इंटरनली वो नॉट नल ही होती है। लेकिन प्राइमरी की खासियत क्या होती है, प्राइमरी की यूनिक होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, प्राइमरी की कभी रिपीट नहीं हो सकती है, सही बात, पूरी टेबल में, क्योंकि वो पूरी टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। अब मान लीजिए कि जो नेम है, तो जो हमारा नेम है भाई वो क्या है, वो होगा वेर केयर। तो मैं लिख देता हूँ वेर केयर, और उसका साइज मान लीजिए 30 लिख देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। और इसकी जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है वो ईमेल, तो ईमेल क्या होगी, वो भी वेर केयर होगी, ठीक है। लेकिन क्या मैं अगर आपसे कहूँ कि जो ईमेल होती है वो भी प्राइमरी की हो सकती है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना? ऑब्वियस सी बात है, हाँ ही बोलेंगे, इतने इंटेलिजेंट तो हो गई, क्योंकि जो ईमेल हो सकती है वो सबकी यूनिक ही होती है। तो ईमेल भी हमारी कैसी होगी, वेर केयर। अब मुझे यहाँ पर अगर मुझे इस चीज़ को ये भी प्राइमरी की मैं बना सकता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी की। ओके, और अब मैं क्या करता हूँ कि इस टेबल को चला कर देखता हूँ क्या आंसर आता है। मैंने इसको रन किया, ओके, तो बता रहा मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि हम लोग एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की नहीं बना सकते हैं। प्राइमरी की भी यूनिक होती है, लेकिन एक टेबल में बार बार हम लोग प्राइमरी की नहीं बना सकते। इसके लिए मुझे इस चीज़ को यूनिक बनाना होगा। ओके, और अगर मैं इस चीज़ को यूनिक बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ रिपीट नहीं हो सकती, एक ही नाम की 2 ईमेल नहीं हो सकती उस टेबल में, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करूँ जो कि होगा हमारा फ़ोन, तो फ़ोन क्या होगा हमारा, वेर केयर होगा। ओके, फ़ोन हमारा इंटीजर होगा, सॉरी, और जो वो किया होगा और जो वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे कॉमा लगा देता हूँ नॉर्मल, और इसके बाद अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए ये जो टेबल है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे टेबल्स के अंदर, देखिए डेमो टेबल क्रिएट हो चुकी है, जिसमें आईडी क्या है हमारी, प्राइमरी की है। प्राइमरी देखिए यहाँ पर लिखा है आईडी, और जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो ईमेल और फ़ोन, 2 चीज़ें जो है यूनिक है। यूनिक हम कितने भी रख सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की एक ही हो सकती है टेबल में, इसलिए यूनिक स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लास्ट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, कि हम लोग ऑल्टर के थ्रू कैसे फॉरेन की और प्राइमरी की भी सेट कर सकते हैं चीज़ों को। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ कि मैं मान लीजिए कि ये वाले टेबल को सबसे पहले डेमो को ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप टेबल और डेमो, ओके, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, हो गया सक्सेसफुल। हमारे यहाँ डेटाबेस में अगर आप देखेंगे तो कोई भी डेमो नाम की टेबल नहीं है। अब मैं आपसे अगर कहना कहूँ, अब मैं अगर आपसे कहूँ कि आप यहाँ से यूनिक हटा दीजिए, ओके, मैंने यहाँ से यूनिक हटा दिया और इस जगह से भी मैं यूनिक हटा देता हूँ। तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर एक जो मुझे कॉलम ऐड करना है, जो कि कॉलम होगा हमारा कस्टमर आईडी का, ओके, तो आप कैसे ऐड करेंगे, तो आप यहाँ चलेंगे, नॉर्मल कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे कस्टमर आईडी, जो कि होगी हमारी किस टाइप की, इंटीजर टाइप की। तो मैंने यहाँ पर इंट लिख दिया कस्टमर आईडी को, ठीक। बट कस्टमर आईडी हमारी फॉरेन की भी होनी चाहिए, कस्टमर टेबल की। ये जो इसमें कस्टमर आईडी है यहाँ से फॉरेन की भी होनी चाहिए। तो फॉरेन की मैंने आपको बताया कि फॉरेन की आप कैसे बना सकते हैं। तो फॉरेन की बनाने के लिए आपके पास सिंपल तरीका है कि आपने ऊपर आईडी ये बना लिया, इसके बाद अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, यहाँ पे कॉमा लगा के ऐसे आएंगे और यहाँ लिखने चालू करेंगे फॉरेन की, ब्रैकेट के अंदर कस्टमर आईडी रेफरेंसेस, और इसके अंदर आपको लिखना होगा कि डेमो टेबल का नाम हमारी कस्टमर आईडी किस टेबल से, कस्टमर टेबल से, और उसके अंदर जो कस्टमर आईडी है वो है हमारी सिर्फ कस्टमर आईडी। तो जो हमारी कस्टमर आईडी है ये होगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉरेन की बना सकते हैं। चलिए एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट करके और आपको दिखा देता हूँ।
तो इससे क्या होगा, हमारी टेबल क्रिएट हो रही है यहाँ पर। और डेमो पे आप चल के यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए जो हमारी कस्टमर आईडी है ये फॉरेन की है। ये देखिए कनेक्शन भी बना रहा है डेमो IBFK, ठीक है, ये फॉरेन की है हमारी, ठीक है, डेमो टेबल से कस्टमर आईडी को कनेक्ट कर रही है। बट अगर मैं आपसे एक बार कहूँ कि इस चीज़ को आप यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए तो ठीक है, फॉरेन की आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को यहाँ से हटा दें। आपने अभी सिर्फ कस्टमर आईडी ऐड करी है, अब मैं चाहता हूँ कि आप ऑल्टर के थ्रू इस चीज़ को फॉरेन की बनाएं। तो वैसा आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, नॉर्मल यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है ऑल्टर टेबल। सो ऑल्टर टेबल क्या था, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, टेबल का नाम। तो मैं टेबल का नाम डालता हूँ डेमो, और इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि कस्टमर आईडी को फॉरेन की सेट करना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐड और इसके यहाँ पर फॉरेन की, और फॉरेन की मुझे किसको बनाना है, कस्टमर आईडी को। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नॉर्मल कस्टमर आईडी, ओके। और कस्टमर आईडी को आपको यहाँ पर ब्रैकेट्स के अंदर बंद करना होगा, ओके। और इसके यहाँ पर आपको लिखना है रेफरेंसेस, और इसकी टेबल कहाँ पर है, तो आपको यहाँ पर लिखना है कस्टमर, और इसके ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है यहाँ पर कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कस्टमर, और इस जगह पे और इस जगह आपको लिख देना है कस्टमर आईडी, ओके। तो इससे आप क्या होगा कि आपकी जो टेबल है जो आपकी फॉरेन की है वो बन जाएगी। तो आप यहाँ पर इसको रन करिए तो बता रहा है SQL डेमो डजंट एग्जिस्ट, तो बोला टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप इसको चलिए एक बार फिर से रन करिए, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारी डेमो टेबल क्रिएट हो चुकी होगी। तो अब मुझे क्या करना है, नॉर्मल की यहाँ पर जाना है और इस चीज़ को दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। एक बार यहाँ पर मैं चला, मैंने इसको रन किया तो देखिए ये भी एग्जीक्यूट हो चुका था। आप डेमो टेबल पर चलिए, एक सेकंड के लिए रिफ्रेश हो गया ये। तो ये देखिए जो वापस से कनेक्शन है ये यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अब अगर आप चाहें अब अगर चाहें तो जैसे कि आप, मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को एक बार सेकंड ड्रॉप करता हूँ और आपको ये बताऊँ, जैसे कि मैं ये टेबल फिर से क्रिएट कर देते हैं एक बार, ओके। मैंने टेबल फिर से क्रिएट कर दी यहाँ पर, ओके। और यहाँ पर आप देखेंगे डेमो टेबल आ चुकी है। अभी इसमें कोई भी फॉरेन की नहीं है, मैं गया, ये फॉरेन की है। लेकिन आप चाहें तो इस फॉरेन की को एक नाम भी दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो फॉरेन की को नाम कैसे देते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है ऐड, और ऐड के बाद आप यहाँ लिखते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट में आपको क्या नाम देना है फॉरेन की, मैं जाता हूँ इसका नाम हो FK_की, ओके। और इसके बाद ये फॉरेन की इस टाइप से बन जाए। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल यहाँ पर इस स्टेटमेंट को सिलेक्ट करके रन करता हूँ, और ये चीज़ रन करूँगा मैं, तो देखिए स्टेटमेंट रन हो जाएगा। और आप यहाँ पर आके जब देखेंगे तो ये जो फॉरेन की है आपकी, देखिए FK_की नाम से यहाँ पर दिखाई देगी। तो इस तरह से आप अपनी फॉरेन की प्राइमरी की को कंस्ट्रेंट के थ्रू ऐड करके एक नाम दे सकते हैं कोई भी की को। तो बेसिकली ये थे कुछ बेसिक SQL स्टेटमेंट, बेसिक और एडवांस लेवल जो हम लोगों ने पढ़े यहाँ पर। तो होप आपको ये सारे स्टेटमेंट समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि फ्यूचर में आपके लिए इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।